बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पार्ट 3। अपनी जंगी तैयारियों को मजबूत और मुस्तहकम करने और अपने लश्कर में इजाफा करने की खातिर आर्जी तौर पर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने घोरी सुल्तान गयासुद्दीन के साथ सुलह कर ली थी। ताहम अंदर ही अंदर सुल्तान अलाउद्दीन अपने लश्करियों को कील कांटे से लेस करता रहा। उसके बाद उसने हिरात पर कब्जा करने का फैसला किया। चूंकि गोरी उसे नुकसान पहुंचा रहे थे, लिहाजा उसने भी गोरियों को नुकसान पहुंचाने का अहद कर लिया। उस मकसद के लिए सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने 2 भाइयों से काम लेना शुरू किया। कहते हैं सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के बाप तहकिश के अहद में 2 भाई जो सुल्तान के मोतमदीन में से थे और सरख्स शहर के हाकिम थे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के बाप तहकिश के फौत होने के बाद दोनों भाई बज़ाहिर तो सरख्स शहर से निकलकर गयासुद्दीन गोरी के पास चले गए, लेकिन अंदरूने खाना उनकी हमदर्दियां सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के साथ थीं। दूसरी तरफ गोरी सुल्तान गयासुद्दीन भी उन पर बड़ा एतमाद और भरोसा करता था और उन्हें अपने मोतमदीन में शुमार कर लिया था। और हालत यहाँ तक पहुंची थी कि गयासुद्दीन गोरी को उन पर इतना एतमाद था कि हर मामले में उनसे मशवरा लेता और उनकी राय को वो हमेशा वक़्त दिया करता था। लेकिन गयासुद्दीन गोरी को ये मालूम नहीं था कि दिल से दोनों भाई ख्वारज़म शाह अलाउद्दीन के साथ मिले हुए हैं। ये दोनों भाई अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से वफादारी करते हुए और गयासुद्दीन गोरी के दरबार में रहते हुए गोरियों के तमाम राज खुफिया तौर पर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को पहुंचा दिया करते थे। जिन दिनों गोरियों का एक सफ़ीर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की खिदमत में हाजिर हुआ और सुल्तान ने उसे अपने पास रोक लिया, तो उस सफ़ीर को किसी तरीके से उन 2 भाइयों की गद्दारी का इल्म हो गया। चुनाचे उसने गयासुद्दीन गोरी को अपने भाई उमर बिन मुहम्मद की मारिफत, जो हिरात का कायम मकाम सूबेदार था, उन 2 भाइयों की गद्दारी से बजरिया खत इतला दी। उस खत में गयासुद्दीन गोरी के सफ़ीर ने उन 2 भाइयों की मुनाफकत से होशियार रहने की भी तलकीन की, लेकिन अय्यार भाइयों ने खलूस और सदाकत की वो धाक बिठा रखी थी कि किसी ने सफ़ीर की बात पर कान ना धरा। इसी असना में सफ़ीर ने इत्तेफाकन उन 2 भाइयों का खत पकड़ लिया और दावे के सबूत में गयासुद्दीन गोरी के पास भेज दिया। जब यह खत गयासुद्दीन गोरी के पास पहुंचा तो उसने दोनों भाइयों को अपने दरबार में तलब किया। वो खत उनके सामने पेश किया और उसका जवाब तलब किया। चूंकि वो कोई तशफ़ी बख्श जवाब ना दे सके थे, लिहाजा गयासुद्दीन गोरी ने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। उस हादसे के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अचानक हरकत में आया और उसने हिरात का रुख किया। दरअसल वो हिरात पर कब्जा करना चाहता था। हिरात पहुंचकर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने शहर का मुहासरा कर लिया। अब शुमाल की तरफ से अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह एक तरह से मुतमईन था, इसलिए कि शहाबुद्दीन मसूद को वो एक बहुत बड़े लश्कर के साथ दरियाए आमू के किनारे मुतय्यन कर चुका था और शहाबुद्दीन ने वहां अपना मस्कन बनाकर हमलावर गौर खान के लश्करियों की राह रोकने के इंतजामात करने शुरू कर दिए थे। इस बिना पर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह शुमाल की तरफ से मुतमईन होकर पूरी तनदही और पूरी ताकत और कुव्वत से अब जनूब के इलाकों पर ज़रब लगाना चाहता था। इसी सिलसिले में उसने हिरात शहर का मुहासरा किया था। हिरात का मुहासरा करने के साथ साथ सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपना छोटा सा एक लश्कर तालिकान के इलाके को फतह करने के लिए भेजा। तालिकान में उस वक्त गोरियों की तरफ से उनका सालार मोहम्मद बिन जरीक एक खासे बड़े लश्कर के साथ मौजूद था। ये गयासुद्दीन गोरी का सबसे जरी, दलेर और शुजा और तजर्बाकार सालार ख्याल किया जाता था। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपने जिस लश्कर को तालिकान पर हमलावर होने के लिए रवाना किया था, उसका मुकाबला मोहम्मद बिन जरीक से हुआ। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के लश्कर की बदकिस्मती कि उसे मोहम्मद बिन जरीक ने बदतरीन शिकस्त दी और कत्लेआम किया और उनमें से बहुत कम को अपनी जानें बचाकर फरार होने का मौका मिला। दूसरी तरफ जब सुल्तान गयासुद्दीन गोरी को खबर हुई कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने हिरात का मुहासरा कर लिया है, तो उसने अपने भतीजे अल्प गाजी को एक खासा बड़ा लश्कर देकर हिरात रवाना किया ताकि वो अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का मुकाबला करे और उसे शहर का मुहासरा तर्क करने पर मजबूर कर दे। अपने भतीजे अल्प गाजी को रवाना करने के बाद चंद दिन का वक्फा डालकर खुद गयासुद्दीन गोरी भी एक खासा बड़ा लश्कर लेकर हिरात की तरफ रवाना हुआ था। गयासुद्दीन गोरी और उसका भतीजा अल्प गाजी अपने दोनों लश्करों के साथ आगे बढ़कर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पर हमलावर न हुए, इसलिए कि वो जानते थे कि ख्वारज़म शाह नया हुक्मरान ही सही, लेकिन अपने बाप के दौर में भी वो जंग का वसी तजर्बा रखता था। दोनों चचा भतीजा डरते थे कि कहीं ख्वारज़म शाह के हाथों उन्हें शिकस्त ना हो जाए, लिहाजा दोनों ने हिरात शहर से कुछ फासले पर अपने लश्करियों के साथ पड़ाव कर लिया। साथ ही तेज रफ्तार कासिद हिंदुस्तान रवाना किए।
इसलिए कि गयासुद्दीन का छोटा भाई शहाबुद्दीन गौरी उन दिनों हिंदुस्तान की मुहिम में मसरूफ था। गयासुद्दीन चाहता था कि शहाबुद्दीन भी हेरात पहुंच जाए ताकि पूरी ताकत और कुव्वत के साथ अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का मुकाबला किया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह भी समझ गया था कि गयासुद्दीन अपने भतीजे अल्प गाजी के साथ उससे टकराना नहीं चाहता, लिहाजा उसने मुहासरे में सख्ती पैदा कर दी थी। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जब शहाबुद्दीन गौरी को उन हालात का इल्म हुआ और जब उसके बड़े भाई गयासुद्दीन के कासिद उसके पास पहुंचे तो उसने भी हिंदुस्तान से वापसी का सफर इख्तियार किया। इसी दौरान जब अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को सुल्तान शहाबुद्दीन की हिंदुस्तान से वापसी की तला मिली तब उसे किसी कदर परेशानी हुई, इसलिए कि अब उस अकेले के मुकाबले में 3 लश्करों की आमद की तवक्को थी। 2 लश्कर पहले ही गयासुद्दीन गौरी और उसका भतीजा अल्प गाजी लिए बैठे थे और तीसरा लश्कर शहाबुद्दीन गौरी लेकर हिंदुस्तान से आंधी और तूफान की तरह हेरात का रुख किए हुए था। उन हालात को सामने रखते हुए अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह सोच में पड़ गया कि अगर हेरात के फतह होने की कोई सूरत पैदा नहीं हो सकती तो क्यों ना शहाबुद्दीन गौरी की आमद से पहले पहले गयासुद्दीन और उसके भतीजे अल्प गाजी के साथ मुसालहत का कोई सिलसिला शुरू कर दिया जाए ताकि उस नाजुक मौके को टाला जाए। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने यह भी सोचा अगर यह भी मुमकिन ना हुआ तो खामोशी से मुहासरा उठाकर वापस अपने मरकजी शहर ख्वारज़म चला जाएगा, इसलिए कि वो बैक वक्त 3 कुव्वतों का मुकाबला नहीं करना चाहता था। गौरियों के जिस सफीर को सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपने यहाँ रोका हुआ था उसका नाम हुसैन मोहम्मद था। उसे बुलवाया गया और उसे उस मुसालहत की मुहिम पर रवाना किया गया। जब गौरियों का सफीर हुसैन बिन मोहम्मद गयासुद्दीन और उसके भतीजे अल्प गाजी के पास पहुंचा और उनसे सुलह की गुफ्तगू करना चाही तब ये अफवाहें उड़ने लगी कि शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान से खासा बड़ा लश्कर लेकर करीब पहुंच गया है। चुनाचे अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने उस मौके पर मसलहत इसी में समझी कि फिलहाल हेरात का मुहासरा तर्क कर दिया जाए, लिहाजा बड़ी खामोशी के साथ उसने मुहासरा उठाया और मर्व शहर की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ जब शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान से हेरात के नवाह में अपने भाई गयासुद्दीन गौरी और भतीजे अल्प गाजी के पास पहुंचा तो उनसे सलाह व मशवरा करने के बाद तीनों ने मिलकर यह फैसला किया कि ख्वारज़म शाह के इलाकों पर हमला कर देना चाहिए। अब गौरियों का लश्कर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के इलाकों पर हमलावर होने के लिए रवाना हुआ। उनका इरादा था कि पहले बल्ख पर हमलावर हुआ जाए, बल्ख पर कब्जा करने के बाद वहां अपनी ताकत और कुव्वत को मजबूत और मरबूत किया जाए, उसके बाद दूसरी मुहिमों की इब्तिदा की जाए। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह उन दिनों मर्व ही में कयाम किए हुए था जब उसे खबर हुई कि गौरियों का एक बहुत बड़ा लश्कर बल्ख पर हमलावर होने के लिए कूच कर रहा है। तब उसने गौरियों की राह रोकने का फैसला किया। खुले मैदानों में दोनों लश्कर आपस में टकराए। गौरी और ख्वारज़म शाही पूरी ताकत और कुव्वत के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। बड़ा सख्त मार्का हुआ जिसमें दोनों तरफ से सैकड़ों आदमी मारे गए। चूंकि जंग का पलड़ा तकरीबन बराबर रहा था, इसलिए सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और गयासुद्दीन गौरी ने फैसला किया कि सर्दियां अब सर पर आ गई हैं, लिहाजा जंग को मौकूफ कर देना चाहिए। अलाउद्दीन ने भी अपनी बेहतरी इसी में समझी कि जंग का सिलसिला खत्म कर दिया जाए और इस झगड़े को मजीद तूल ना दिया जाए। चुनाचे अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह तो अपने लश्कर को लेकर अपने मरकजी शहर ख्वारज़म की तरफ चला गया, जबकि गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन गौरी दोनों भाइयों ने अपने लश्कर के साथ जाड़ा गुजारने के लिए तूस शहर का रुख किया। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि सर्दियां तूस शहर में गुजारी जाएं और जब मौसम बहार में आमदोरफ्त की दिक्कतें खत्म हो जाएं तो मजीद लश्करी भर्ती करके सुल्तान ख्वारज़म शाह के इलाकों पर चढ़ाई कर दी जाए। तूस के लोग गौरियों की बजाय सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को पसंद करते थे, लिहाजा दोनों भाई जब वहां पहुंचे तो अहले तूस गौरियों से नाला होने की वजह से उनसे बेजारी का इजहार करने लगे। दोनों गौरी सुल्तानों ने जब वहां पहुंचकर अहलियाने शहर से लश्कर की जरूरत के लिए खुर्दो नोश के ज़खायर तलब किए तो अहले शहर भड़क उठे और हालात ऐसे मखदूश हो गए कि लोग मरने मारने पर तैयार हो गए। इसे हुस्न इत्तेफाक ही कहना चाहिए कि इसी दौरान सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी तो कुछ काम निपटाने के लिए हिंदुस्तान चला गया, जबकि उसकी गैर मौजूदगी में उसका भाई गयासुद्दीन गौरी वफात पा गया। तहम गौरी हुक्मरान अपनी जगह, सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपनी जगह सर्दियां गुजारने के साथ साथ एक दूसरे के खिलाफ हरकत में आने के लिए अपनी जंगी तैयारियां भी करते रहे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने जो लश्कर शहाबुद्दीन मसूद को मुहैया किया था, उस लश्कर को लेकर शहाबुद्दीन उन इलाकों की तरफ गया था जहां अक्सर व बेशतर दरियाए आमू को अबूर करके गौर खान के लश्करी हमलावर हुआ करते थे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने शहाबुद्दीन मसूद के नायब के तौर पर अपने दूसरे सालार मंसूर तुर्की को भी उसके साथ कर दिया था। वो दोनों अपने लश्कर को लेकर उन बस्तियों के पुश्ती हिस्से में गए जिन बस्तियों पर गौर खान के लश्करी हमलावर होते रहे थे, और कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर खेमे नस्ब करते हुए उन्होंने अपना पड़ाव बना लिया था। जरूरत की हर शय के अलावा वहां हथियार भी मुंतकिल कर दिए थे।
फिर अपने पड़ाव की हालत दुरुस्त करने के बाद शहाबुद्दीन और मंसूर तुर्की अपने कुछ सालारों और लश्करियों के साथ निकले ताकि उन बस्तियों का जायजा ले जिन पर गौर खान के लश्करी हमलावर होते रहे थे। पहली ही बस्ती में जब वो दाखिल हुए तो लोगों का एक हजूम उनके इर्द गिर्द जमा हो गया था, जो अपनी बेबसी, अपनी लाचारगी और अपने ऊपर होने वाले जुल्मों सितम की दास्तानें सुनाने लगे थे। बहुत से लोग वो तफसील भी बता रहे थे कि किस तरह गौर खान के लश्करी हमलावर होकर ताख्त व ताराजी के खेल खेलते रहे। जिस वक्त शहाबुद्दीन और मंसूर तुर्की दोनों अपने चंद दूसरे सालारों के साथ लोगों के हजूम में घिरे उनसे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्हें तसल्ली व तशफ़ी दे रहे थे कि एक तरफ से एक निढाल सा बूढ़ा नमूदार हुआ और उसने अपने शाने पर एक चर्मी थैला लटका रखा था। लगता था वो उस इलाके का कोई साहिब हैसियत या बाइज्जत शख्स था, इसलिए कि जब वो हजूम में से गुजरता हुआ आगे बढ़ा तो लोग बड़ी अकीदतमंदी से उसे रास्ता देते रहे। यहाँ तक कि वो लोगों के हजूम के अंदर आया। वो चर्मी थैला जो उसने अपने बाएं शाने पर लटका रखा था, उसमें हाथ डाला, फिर अजीब से अंदाज में उस थैले के अंदर से पत्थर निकाल कर उसने शहाबुद्दीन और मंसूर तुर्की को मारने शुरू कर दिए थे। मंसूर तुर्की चूंकि जरा पीछे था, लोगों के सामने शहाबुद्दीन था, लिहाजा ज्यादा पत्थर शहाबुद्दीन ही को लगे थे। उसका चेहरा जख्मी हो गया था और कुछ जगहों से खून भी बहने लगा था। यह अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई थी। इतनी देर तक कुछ लोग लपक कर आगे बढ़े। उस बूढ़े को उन्होंने पकड़ लिया। उस मौके पर एक नौजवान शहाबुद्दीन के करीब आया, उसे मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने मसूद, इस बूढ़े से कुछ ना कहिएगा, इसलिए कि इसके 200 के लगभग बच्चे मारे गए हैं, जिसके बिना पर यह पागल हो गया है। ये ना ख्याल कीजिएगा कि इसकी इतनी बीवियां थी कि इसके 200 बच्चे थे। नहीं, थोड़ा सा आगे 2 बस्तियों के आगे एक बहुत बड़ा मकतब है। ये उस मकतब का मुदर्रिस था। उस मकतब में इसके तहत तकरीबन 200 बच्चे तालीम हासिल करते थे। गौर खान के हमलावर लश्करियों ने इसके सामने उन 200 बच्चों को हलाक कर दिया, जिसकी वजह से ये नीम पागल सा होकर रह गया है। उन बच्चों को ये अपने बच्चों और अपने बेटों की तरह चाहता था। ये गम से निढाल है। इस बिना पर मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे आप कुछ ना कहिएगा। कुछ लोगों ने उस बूढ़े के कंधे से लटकता हुआ चर्मी थैला उतार लिया था, जिसमें उसने पत्थर भरे हुए थे, पर बूढ़ा बुरी तरह बिफरा हुआ था। आगे बढ़ा, शहाबुद्दीन का गिरेबान पकड़ लिया। उस मौके पर वहां जमा होने वाले कुछ जवान आगे लपके और वो चाहते थे कि शहाबुद्दीन का गिरेबान उससे छुड़ाएं, लेकिन हाथ के इशारे से शहाबुद्दीन ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। यहां तक कि शहाबुद्दीन का गिरेबान खींचते हुए उस बूढ़े ने इंतहाई होलनाक और दुख भरी आवाज में शहाबुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया था, तुम लोग उस वक्त कहाँ थे जब रात के सुनसान सहरा, खौफ भरे सन्नाटों में यहाँ के मुसलमान राह गुम करदा मुसाफिरों और बेआशियाना तुजूर की तरह दुश्मनों के आगे भागते हुए अपनी जानें बचा रहे थे? तुम लोग उस वक्त कहाँ थे जब यहाँ के लोग दर्द के उड़ते रेगजारों में बिफरे जाकनी के लम्हात के अंदर नीस्ती और अदम के खेल का शिकार थे? यहाँ तक कहने के बाद वो बूढ़ा रुका, फिर इंतहाई तासुफ अंगेज लहजे में कहने लगा, तुम लोग गला बानी के काबिल हो ना जहां बानी के। यहाँ के लोग हमलावरों के हाथों बुर्दा फरोशों की सी बदतरीन नाइंसाफी का शिकार हुए। आबरू सोज लम्हे देखते हुए अब हम जज्बात से बिल्कुल आरी हो चुके हैं। तुम लोग उस वक्त कहाँ थे जब डूबते सूरज के फैलते धुंधलकों में यहाँ के लोग मौत की आंधियों का लुकमा बन रहे थे? फिर न जाने क्या सोचते हुए उस बूढ़े ने शहाबुद्दीन का दामन खुद ही छोड़ दिया। गर्दन उसकी झुक गई। पहले से ज्यादा गमजदा अंदाज में कहने लगा, काश कोई अखलाक की सरबुलंदी रखने वाला मुजाहिद उठता, धाड़ता और रुसवाइयों की तारीकियां, दुख और कर्ब की अकूबत गाहें खड़ी करने वालों को जिस्मों के आशूब और जमाने भर की वहशतों से दोचार कर देता। काश कोई कवि बाजुओं वाला फर्जंदे मेहरबान नाराए हक बुलंद करता हुआ उठता और संग दिली के खारजार खौफ के जलते दश्त खड़े करने वालों के खिलाफ दुख का समंदर और कर्ब की सदियों का तूफान बनकर नमूदार होता। यहाँ तक कहने के बाद बूढ़ा खामोश हो गया। गले से उसकी हिचकियां और सिसकियां सुनाई दे रही थी। वो रो पड़ा तो आंखों से आंसुओं का एक सैलाब था जो बह निकला था। फिर अपने आप को उसने संभाला और दोबारा उसकी आवाज सुनाई थी, काश सिपागराना काबिलियत रखने वाला कोई चौपान बेगरजी और जफाकशी का तूफान बनकर उठता और परस्ताना बादल की यलगार और बेहयाई की अंधी तारीकियां खड़ी करने वालों का किला कुमा करके रख देता। पर कुछ ना हुआ। कोई भी हमारे दर्द का दरमा ना बना। कहीं से भी हमें तहफ्फुज का साइबान ना मिला। यहाँ तक कहने के बाद बूढ़ा फिर खामोश हो गया था। उसकी हिचकियां, उसकी सिसकियां पहले की निस्बत ज्यादा नुमाया और साफ सुनाई देने लगी थी। यहाँ तक कि उसकी बिखरी बिखरी लरजती कांपती आवाज फिर सुनाई थी, हाय हैफ, हमलावरों की राह रोकने वाला कोई भी ना था। गमों के बेअंत भंवर उठते रहे। नफरत रंग गमों की चादर फैलती रही। जिंदगी के मरगजार जहन्नम जारों में तब्दील होते रहे।
किसी हाथ में कंगन, किसी कान में बाली ना रही, किसी गले में हार, किसी माथे में झूमर ना रहा, किसी हाथ में अंगुश्तरी, किसी पाँव में पाजेब ना रही। कलम आंसुओं में डूबते रहे, जबर की जबान तले जिस्म राख होते रहे। फूल सी जवानियां पांव तले मसली जाती रही, माथों की शिकनें बढ़ गईं, आंखों की चमक जाती रही, होंठों की मुस्कुराहट मफकूद हो गई, लोगों की उम्र भर की कमाई रायगा गई। हाय है फिन सरजमीनों में वो जुल्मों सितम की आंधी चली, कत्लो गारत घरी का वो तूफान उठा, शिकस्तों रेख्त के वो बगोले उठे कि फूलों पर शबनम ना रही, पेड़ों के पास साया ना रहा, पत्तों की सरसराहटों चिड़ियों की चहचहाहट जाती रही, हर शय धुआं धुआं शाम का अलाव होकर रह गई। उसके साथ ही दुख भरे अंदाज में वो बूढ़ा घुटनों के बल जमीन पर गिर गया था, आहोजारी करने लगा था। शहाबुद्दीन उसके सामने जमीन पर बैठ गया, उसको उसके दोनों शानों से पकड़कर गले से लगाया। उस मौके पर जब उस बूढ़े ने गौर से शहाबुद्दीन की तरफ देखा तो बूढ़े के चेहरे पर किसी कदर हैरत के आसार नमूदार हुए, इसलिए कि शहाबुद्दीन की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बुरी तरह होंठ काट रहा था। ये हाल देखते हुए बूढ़ा यकदम संभल गया, सीधा होकर बैठ गया, फिर शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, इससे पहले तुझ जैसा कोई सालार इन सरजमीनों की तरफ न आया जो हमारे गम पर आंसू बहाता, होंठ काटता। फिर बूढ़े के चेहरे पर तल्ख सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अपने सर पर जो उसने मैला सा अमामा बांध रखा था उसका पल्लू हाथ में लिया, उस पल्लू से उसने शहाबुद्दीन के आंसू साफ किए और खुद रोती बैन करती हुई आवाज में कहने लगा, मैं तुझे इन इलाकों में खुशामदीद कहता हूं, तेरे ये आंसू एक रोज रंग जरूर लाएंगे। जवाब में शहाबुद्दीन ने भी अपने अमामे के पल्लू से उस बूढ़े का चेहरा साफ किया, फिर उसे सहारा देकर उठाया, अपने साथ लिपटा लिया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है, पर जो आपको दुख पहुंचा है उसकी तफसील मैं जान गया हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि चंद दिन के अंदर अंदर यहाँ के लोगों का जो नुकसान हुआ है ना सिर्फ उसकी तलाफी करूंगा बल्कि आपके मकतब को भी पहले की तरह आबाद करूंगा। सिर्फ आबाद नहीं करूंगा, उस मकतब की हिफाजत के अलावा यहाँ जिस कदर हमारी बस्तियां हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की भी जिम्मेदारी कबूल करूंगा। दुश्मन ने अगर दरियाए आमू को पार करके हमारे इलाकों के अंदर तबाही और बर्बादी का खेल खेला है, शिकस्त और रेख्त की तुर्को ताज की है, तो वो खुद भी उससे बच ना पाएगा। अगर वो ये ख्याल करते हैं कि दरियाए आमू का पुल उनकी गिरफ्त में है, तो मेरे साथ जो मुजाहिद आए हैं खुदावंद को मंजूर हुआ तो उनमें से हर एक दरियाए आमू का पुल साबित होगा और मैं हमलावर होने वालों को बताऊंगा कि उनके हमलों, उनकी यलगार के सामने हम बेजबानों बेदस्तो पा नहीं कि खामोशी से तमाशा देखते रहें। मैं उन पर साबित करूंगा कि जो अमल वो हमारे खिलाफ करेंगे उससे कई गुना भयानक रद्द अमल उन्हें बर्दाश्त करना होगा। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर वह बूढ़ा पुरसकून और किसी कदर मुतमईन हो गया था। फिर अपने आप को संवारते हुए कहने लगा, मेरा नाम बिलाल बिन सुलेमान है। काबा का रब तुम्हें तौफीक दे कि तुम मुसलमानों के शऊर और लाशऊर में इज़्तिराब का धुआं भरने वालों के लिए जिस्म का आशूब, दर्द व कर्ब का तूफान बनकर उठो। खुदा तुझे तौफीक दे कि हमारे लिए आंसू के सहीफे लिखने वालों और बदबख्ती की दीवार खड़ी करने वालों के लिए तुम अंदेशों की तपिश बनकर उनके सामने आओ। बिलाल बिन सुलेमान के उन अल्फाज से जहां शहाबुद्दीन खुश हो रहा था, वहां करीब ही खड़े मंसूर तुर्की के चेहरे पर भी तमानियत थी। फिर बिलाल सुलेमान कहने लगा, मैंने अपने पागलपन में जो पत्थर तुम पर बरसाए उनके लिए मैं माजरत खा हूं। जुल्म की चक्की में पिसकर मैं हवास खो चुका हूं। हवास बाख्तगी में जो गलती मुझसे सरजद हुई उसके लिए मैं माफी का तलबगार हूं। उससे आगे बूढ़ा कुछ कहना चाहता था और कह ना पाया, इसलिए कि तड़प कर शहाबुद्दीन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। फिर कहने लगा, आप मेरे बाप की जगह हैं, खुदा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आप मुझे चंद दिन की मोहलत दें, फिर देखें मैं यहाँ के लोगों के नुकसान का अजाला कैसे करता हूँ और कैसे उनकी जानो माल की हिफाजत का फर्ज अंजाम देता हूँ। बिलाल बिन सुलेमान खुश हो गया था। फिर कहने लगा, मेरे अजीज मेरे साथ चल, मेरे पत्थरों की वजह से तेरे चेहरे पर जो जख्म आए हैं उन पर मैं मरहम लगाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी तबीब हैं। मुझे यहाँ के लोगों ने बताया था कि हमारे सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने हमारी हिफाजत के लिए एक लश्कर भेजा है जिसका कमांडार आला शहाबुद्दीन मसूद है और उसका नायब मंसूर तुर्की है। अब मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से शहाबुद्दीन कौन है और मंसूर कौन है। उस मौके पर मंसूर बोल उठा और बिलाल बिन सुलेमान को मुखातिब करके कहने लगा, मैं मंसूर हूँ और ये शहाबुद्दीन मसूद हैं। शहाबुद्दीन मसूद ने खुशकुन अंदाज में बिलाल बिन सुलेमान का शाना थपथपाया। फिर कहने लगा, मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने अभी बहुत सी बस्तियों का जायजा लेना है और उन बस्तियों के अंदर दुश्मन की राह रोकने के लिए कुछ इंतजामात भी करने हैं। बिलाल बिन सुलेमान ने जब हाथ हिलाकर उसे जाने की इजाज़त दे दी
तो मंसूर और दूसरे सालारों के अलावा अपने लश्करियों के साथ शहाबुद्दीन वहां से हट गया था। दिन रात मेहनत करते हुए शहाबुद्दीन ने सारी बस्तियों से राब्ता कायम किया। बस्तियों के अंदर एक एक घर का इंतखाब कर लिया गया जिनके ऊपर हरे झंडे नस्ब कर दिए गए थे। मुख्तलिफ बस्तियों में मुखबिर भी मुकर्रर कर दिए गए थे। फिर फैसला ये किया गया कि अगर दुश्मन दिन के वक्त हमलावर होता है और जासूसों को पता चलता है कि दुश्मन यलगार कर रहा है, तब हरे झंडे की जगह सुर्ख झंडे लहरा दिए जाएंगे। जिस तरफ से दुश्मन आएगा पहले सामने वाली बस्ती सुर्ख झंडे लहराएगी और उसकी तरफ देखते हुए आखिर तक सारी बस्तियों पर सुर्ख झंडे लहराए जाएंगे, जो इशारा होगा कि दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हम सबको तैयार रहना है। रात के वक्त उन्हीं मकानों पर मशल जलती रहेगी। रात के वक्त अगर मुखबिरों को पता चलता है कि दुश्मन शब खून मारने के लिए आ रहा है तो उस मशल को गोल चक्कर में हरकत दी जाएगी। इस तरह पहली बस्ती की मशल जब हरकत में आएगी तो उसकी तरफ देखते हुए दूसरी, तीसरी और फिर सब बस्तियों की मशलें हरकत में आ जाएंगी। ये भी हमारे लिए रात के वक्त इशारा होगा कि दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। दिफा और जारहियत के सारे इंतजामात मुकम्मल करने के बाद एक रोज शहाबुद्दीन मसूद और मंसूर तुर्की अपने चंद छोटे सालारों के साथ कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर अपने पड़ाव में बैठे हुए थे कि अचानक मंसूर तुर्की और अपने दूसरे साथियों को मुखातिब करके शहाबुद्दीन कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, जिस वक्त इन इलाकों में आने के लिए मैंने सुल्तान से गुफ्तगू की थी, मैंने उन्हें मशकीज़ें मुहैया करने के लिए कहा था और मेरे उस मुतालबे के जवाब में मेरी ख्वाहिश के मुताबिक जितने मशकीज़ें मैं चाहता था मुझे मुहैया किए गए। लेकिन यहाँ आकर मैं देखता हूँ हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। पहले मेरा इरादा था कि इन इलाकों में चूंकि दरिया पर कोई पुल नहीं है, लिहाजा मैं जवाबी कार्रवाई करते हुए दरिया को अबूर करके दुश्मन के इलाकों पर हमलावर होऊंगा और जिस तरह हमारे लोगों को वो नुकसान पहुंचाते रहे हैं उससे ज्यादा उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। मेरा लाहे अमल ये था कि ये जो मशकीज़ें मैं साथ लेकर आया हूँ, जब दरिया को पार करना हुआ तो इनके अंदर खुश्क घास या पराली ठूस ठूस कर भर दी जाएगी। इनका मुंह सख्ती से बंद करने के बाद इनके जरिए बड़ी आसानी से दरिया को अबूर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ आकर जो हालात मैंने देखे वो मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि यहाँ के लोगों को बुरी तरह लूट लिया गया है। लोगों के पास खाने के लिए खुराक नहीं है। जो लोग 3 वक्त का खाना खाते थे, मैंने देखा कि अक्सर घरों में लोग 1 वक्त का खाना खाने पर मजबूर हैं। गो मैंने अपने लश्कर की खुराक में से कुछ जखीरा उन्हें मुहैया किया है, लेकिन इस तरह हम ज्यादा दिन यहाँ के लोगों की मदद नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे अपने लश्कर के पास खुर्दो नोश का सामान खत्म हो जाएगा। जिस तरह मेरा पहला लाहे अमल था, उसके जरिए अगर हम दरिया को मशकीज़ों के जरिए अबूर करते तो दुश्मन के इलाके में जाकर फिर हम उन पर हमलावर होकर उनसे उनके हमलों का इंतकाम ले सकते थे। यहाँ के लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब मैं यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका, कुछ सोचा, फिर मंसूर तुर्की की तरफ देखते हुए कहने लगा, मंसूर मेरे भाई, आने वाली शब से हम सब ने मिलकर एक काम करना है। मैं देखता हूँ इस इलाके में बहुत से दरख्त हैं और दरख्त भी काफी बड़े बड़े और अच्छे तनों वाले हैं। रात के वक्त दरख्तों को काटा जाएगा। लश्कर के अंदर जो सन्ना है उनके जरिए दरख्तों के तने चीर के उनके तख्ते बनाए जाएंगे। उन तख्तों से दरियाए आमू के उस किनारे के साथ साथ अंदाजन इतना लंबा पुल तामीर किया जाए कि वो पुल दरिया की चौड़ाई से थोड़ा सा बड़ा हो। उस पुल के दोनों अतराफ मोटे मोटे मजबूत तख्ते नस्ब कर दिए जाएं। उस पुल से मैं 2 तरह का काम लेना चाहता हूँ। पहला ये कि ये पुल जो हम तामीर करेंगे, इसका एक सिरा मजबूत रस्सों के जरिए दरिया के किनारे किसी बड़े दरख्त के तने के साथ बांध देंगे। पुल के दूसरे सिरे के साथ भी लंबे लंबे रस्से बांध दिए जाएंगे। जब हमने दुश्मन के इलाकों में कार्रवाई करना होगी तो पुल के जिस सिरे के साथ लंबे लंबे रस्से बांधे जाएंगे वो रस्से किसी दरख्त के साथ बंधे होंगे, लिहाजा उन्हें खोला जाएगा। जब उन रस्सों को खोला जाएगा तो पुल दरिया की लहरों के सामने अपने आप बहता हुआ अंदर जाएगा और उसका दूसरा सिरा दरिया के दूसरे किनारे जा लगेगा। जब पुल दरिया पर मोहित हो जाएगा तो उस पुल के जरिए दरिया को पार करने के बाद हम दुश्मन के इलाके में दाखिल हो जाएंगे। वहां हमलावर होंगे, खुर्दो नोश जरूरियात का सामान जीप भर के वहां से हासिल करेंगे और वो सामान वापस लाकर यहाँ के लोगों में तकसीम करेंगे। पुल के पार दुश्मन के इलाके में जाने के बाद एक एहतियात बरती जाएगी। किसी पर नाजायज हथियार नहीं उठाया जाएगा, किसी को नाजायज कत्ल नहीं किया जाएगा। ताहम जो मुजाहमत करे उसके खिलाफ हरकत में आना होगा। वहां से हमने सिर्फ जरूरियात का सामान हासिल करके यहाँ के लोगों की तकलीफों को रफा करना है। यह एक काम है जो उस पुल से लिया जाएगा। दूसरा काम जो उस पुल से लिया जाएगा वो यूं होगा कि जब कभी कोई दुश्मन का बड़ा लश्कर पुल पार करके हम पर हमलावर होने की कोशिश करता है या इन इलाकों में दाखिल होता है तो पुल के अंदर भी हम अपने तीर अंदाज बिठा देंगे। पुल के दोनों तरफ चूंकि लकड़ी के मोटे मोटे तख्ते लगे होंगे, लिहाजा वहां बैठने वाले तीर अंदाज महफूज रहेंगे। अब जरूरत के मुताबिक
इस पुल को रस्सों के जरिए हम ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। जहां भी दुश्मन पर तीर अंदाजी की जरूरत पड़ी, इस पुल के अंदर बैठकर हमारे तीर अंदाज दुश्मन पर तीर अंदाजी करते हुए उसे बेपनाह नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका, कुछ सोचा, फिर दोबारा बोल उठा। मेरे अजीज भाइयों, मैंने जो कुछ कहना था कह चुका। अब तुम लोगों में से अगर कोई कुछ कहना चाहे तो कहे, ताकि आने वाली शब को मुत्तफिका तजवीज़ के मुताबिक उस पर अमल किया जा सके। मंसूर के साथ साथ दूसरे सारे सालारों ने जब शहाबुद्दीन मसूद की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया तो शहाबुद्दीन ने खुशी का इजहार किया। फिर आने वाली शब को ही जंगल से दरख्त काटकर दरियाए आमू के किनारे के साथ साथ पुल बनाने के काम की इब्तिदा कर दी गई थी। एक रोज शहाबुद्दीन मसूद अपने नाइब मंसूर और चंद दूसरे सालारों के साथ बिलाल बिन सुलेमान के मकतब की तरफ आया। मकतब की इमारत का ज्यादा हिस्सा गैर मुस्लिम खताई तुर्कों के हमलों की वजह से बर्बाद हो चुका था, लिहाजा थोड़े से तालिबे इल्म थे जिन्हें बिलाल बिन सुलेमान मकतब के सामने खुले मैदान के अंदर एक दरख्त तले लिए बैठा दर्श दे रहा था। शहाबुद्दीन और मंसूर अपने साथियों के साथ जरा फासले पर खड़े हो गए, यहां तक कि बिलाल बिन सुलेमान ने अपने शागिर्दों को फारिग कर दिया और वो अपने घरों की तरफ चले गए। तब शहाबुद्दीन और मंसूर अपने साथियों के साथ बिलाल बिन सुलेमान के पास गए। उसने सबका शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया और उनसे मुसाफा किया और फिर बिलाल बिन सुलेमान को मुखातिब करते हुए शहाबुद्दीन कहने लगा, मोहतरम इब्ने सुलेमान, लगता है हमने आपको जहमत दी है। मैं अपने साथियों के साथ आपकी तरफ आया था और ये समझ कर आया था कि आपके मकतब का वक्त खत्म हो चुका होगा। कहीं आपने हमें देखकर अपने तालिबे इल्मों को फारिग तो नहीं कर दिया। इस पर बिलाल बिन सुलेमान मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं, उनके घर जाने का वक्त हो चुका था, मैंने उन्हें भेज दिया। आप कहें मेरे मकतब की तरफ आने की जहमत कैसे कर ली। उस मौके पर बिलाल बिन सुलेमान कच्ची मिट्टी की बनी हुई एक छोटी सी शाहनशीन पर बैठा हुआ था, जबकि जिन तुलबा को वो दर्स दे रहा था वो जमीन पर बैठे हुए थे। उस मौके पर शहाबुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर वो बिलाल बिन सुलेमान के सामने जमीन पर बैठ गया। उसकी तरफ देखते हुए मंसूर और दूसरे सारे साथी भी वहां बैठ गए थे। शहाबुद्दीन की उस हालत पर बिलाल बिन सुलेमान चौंका, अपनी जगह से उठना चाहा, लेकिन तड़प कर शहाबुद्दीन अपनी जगह से उठा और बिलाल बिन सुलेमान को पकड़कर उसने कच्ची मिट्टी की बनी हुई उसी शाहनशीन पर बिठा दिया। फिर कहने लगा, अगर आपने अपनी इस नशिश से उठने की कोशिश की तो मैं समझूंगा आप मेरी इहानत और बेइज्जती करना चाहते हैं। कसम खुदावंदे कुद्दूस की, आपके सामने जमीन पर बैठते हुए जो सुकून और जो कल्बी आसूदगी मिली है वो पहले कहीं नसीब ना हुई थी। आपने मुझसे पूछा कि मैं किस सिलसिले में आपकी तरफ आया हूं। मोहतरम इब्ने सुलेमान, जिस पुल की तामीर का काम मैंने शुरू किया था वो मुकम्मल हो चुका है। आज रात के वक्त खुदावंदे कुद्दूस ने चाहा तो मैं दुश्मन के इलाकों में दूर तक शब खून मारूंगा, यलगार करूंगा, ऐसा धावा बोलूंगा कि गैर मुस्लिम खिताई तुर्कों का बादशाह गौर खान और उसके सालार वुज़रा चीख चीख कर चिल्ला उठेंगे। उसने दरियाए आमू के इस पार जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है, मैं उस नुकसान से सैकड़ों गुना उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, ताकि आने वाले दौर में हमारे इलाकों में वो सोच समझ कर दाखिल हों। मेरा यहां आने का असल मकसद तो ये था, आप जानते हैं फिल वक्त मेरे पास मेरा लश्कर है या लश्कर के लिए चंद माह की खुराक का सामान है। अब मैंने आने वाले दिनों के लिए अपने लश्कर के लिए खुर्दो नोश और जरूरियात का सामान दरियाए आमू के उस पार से ही हासिल करना है। यहाँ दरियाए आमू के किनारे किनारे जिस कदर बस्तियां तबाह हुई हैं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ लोगों को अपने साथ लगाकर उन लोगों के नुकसानात का जायजा लें। मुझे उम्मीद है कि मैं दरियाए आमू के उस पार से बहुत कुछ हासिल करने में कामयाब होऊंगा और उससे यहाँ होने वाले लोगों के नुकसान की तलाफी करूंगा। दूसरा अहम मकसद जो लेकर मैं आपकी तरफ आया हूं वो ये कि मुझे जरा चंद यौम तक इन इलाकों में कदम जमाने की मोहलत दें, उसके बाद मैं आपके मकतब की नए सिरे से तामीर करा दूंगा। मैं जानता हूं हमलावर दुश्मन ने आपके अनगिनत तुलबा को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन मैं देखता हूं कि आपके पास फिर इल्म की तलब रखने वाले जमा होना शुरू हो गए हैं, और जब मकतब की इमारत नए सिरे से तामीर हो जाएगी और यहाँ पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन सहूलतें मुहैया की जाएंगी तो तुलबा की तादाद भी ज्यादा हो जाएगी, और फिर जब लोगों को ये एहसास भी होगा कि इन इलाकों की अब हिफाजत भी की जा रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में आपके मकतब की तरफ मुतवज्जे होंगे। जब तक शहाबुद्दीन मसूद बोलता रहा, बिलाल बिन सुलेमान अजीब सी चाहत और शफकत से उसकी तरफ देखता रहा। जब शहाबुद्दीन खामोश हुआ तब इब्ने सुलेमान ने बड़ी अकीदत और इरादतमंदी से कहना शुरू किया, मेरे अजीजों, वो कौम जिसके अफराद में बेनफसी और बेगरजी का नूर और फरमा बरदारी खत्म हो जाती है, वो कौम मंजिलों के मौहूम निशानात को तलाश नहीं कर सकती। जिस कौम के अफराद तारीख के हकाइक को मस्तूर करते हैं, होशो दानिश को फरामोश करते हैं, जिंदगी के मैदानों में उनकी हालत बेमकसद भटकती भेड़ों और अंधे जोशो जज्बे से ज्यादा नहीं होती।
वो कौम जो अपने अंदर शाहीन सिफत मर्दे कोहसार पैदा नहीं कर सकती, अदवार की बर्क तले वही कौम बेवुक्कत और खमीदा सर हो जाती है और उसके अफराद यतीमों की लाशों की तरह इधर उधर बिखर जाते हैं। मेरे अजीजों, वो लोग जो वक्त की आबजू का रुख बदलने की हिम्मत और इस्तात रखते हैं, वही सन्नाटों की गूंजों और मौत की बेअमा रक़्स दमादम में वक्त की आंख का तारा बनकर नमूदार होते हैं। मेरी खुदावंदे मेहरबानों बेदार से इंतहाई आजजी के साथ दुआ है कि वो अपनी सिफत हमदियत, काबा की अजमत, मोहसिन इंसानियत की तकदीस, बदर के मुकद्दस मैदानों, ओहद की मुतबर्रिक चट्टानों और सफ़ा व मरवा की नूरानी वादियों के सदक़े में तुम लोगों को तुम्हारे मकासिद और काम में सरफराजी और कामरानी और रहमत के अतियों के खुमार सी फूजमंदी अता फरमाए। यहां तक कहने के बाद बिलाल बिन सुलेमान रुका, कुछ सोचा, फिर शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने मसूद, शायद खुदावंदे कुद्दूस ही मेरी मदद फरमा रहा है कि तुम यहाँ मेरे पास आ गए हो, वरना मैं खुद तुम्हारे पास जाने के लिए सोच रहा था। मेरे जहन में 2 काम है जिनके लिए मैं तुमसे इल्तमास और गुजारिश करना चाहता हूँ। शहाबुद्दीन ने एकदम तड़प जाने के अंदाज में आगे बढ़कर बिलाल बिन सुलेमान के पांव पकड़ लिए। उसके ऐसा करने पर बिलाल बिन सुलेमान कच्ची मिट्टी की शाहनशीन से उठ खड़ा हुआ, शहाबुद्दीन के सामने जमीन पर बैठ गया, शहाबुद्दीन की पेशानी पर कई बोसे दिए, फिर कहने लगा, शहाबुद्दीन, एक मुजाहिद की हैसियत से तुम्हारा रुतबा मुझ जैसे आलिम से कहीं ज्यादा है। तुम्हारे इसरार करने पर मैं इस कच्ची मिट्टी की शाहनशीन पर बैठ गया था, वरना मैं इस काबिल था कि तुम्हारे सामने 2 जानू होकर बैठूं। इब्ने सुलेमान जब खामोश हुआ तब शहाबुद्दीन बोल उठा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप कहें कि किन 2 कामों के सिलसिले में आप मुझसे मुलाकात करना चाहते थे। इस पर एक लंबा सांस लेने के बाद इब्ने सुलेमान बोल उठा, बच्चे, पहला काम यह है कि तुमने अपने लश्कर का पड़ाव हमारी बस्तियों से बड़ा दूर रखा है। इसके लिए लोग एतराज कर रहे हैं। उनका कहना है कि रात के किसी लम्हे भी अगर दुश्मन हमलावर हो तो अपने पड़ाव से निकलकर लश्करियों की मदद के लिए आने में कुछ वक्त लग सकता है, जिससे दुश्मन नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिलाल बिन सुलेमान जब खामोश हुआ तब शहाबुद्दीन कहने लगा, यहां आने के बाद मैंने जो इन बस्तियों की हिफाजत और दिफा के लिए इकदामात किए हैं, शायद लोगों को उनका इल्म नहीं। मैंने दरियाए आमू के किनारे दिन के वक्त हरी और सुर्ख झंडियों और रात के वक्त मशलों का एक निज़ाम कायम किया है, जिसके लिए मुझे दुश्मन के आने की बर वक्त खबर हो सकती है और मैं उनकी रोकथाम कर सकता हूँ। बहरहाल लोगों को अगर एतराज है तो वो जिस जगह चाहते हैं मैं वहां ही अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लेता हूँ। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर बिलाल बिन सुलेमान ने खुशी का इजहार किया और दोबारा बोल उठा, लोग चाहते हैं कि आप मेरे मकतब के आसपास अपने लश्कर का पड़ाव करें। कुछ लोग आपके पड़ाव में आपकी इमामत में नमाज अदा कर चुके हैं, वो चाहते हैं कि यहीं इज्तमाई तौर पर नमाज अदा की जाए और वो लोग आपकी मजलिस से भी मुस्तफीद हों। बिलाल बिन सुलेमान के खामोश होने पर शहाबुद्दीन ने अपने साथी मंसूर की तरफ देखा और कहने लगा, मंसूर मेरे भाई, अपने लश्कर का पड़ाव आज ही इस मकतब के करीब जो खुला मैदान है उसमें मुंतकिल हो जाना चाहिए। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर बिलाल बिन सुलेमान मुस्कुराया और कहने लगा, यहाँ के सब लोगों की ख्वाहिश है कि वो तुम्हें अमीर कहकर मुखातिब करें, लिहाजा आज से मैं भी तुम्हें अमीर कहकर मुखातिब करूंगा। बुरा मत मानना, इसलिए कि तुम उसके हकदार हो। अब मैं तुमसे अपनी दूसरी गुजारिश करता हूँ। मेरी दूसरी गुजारिश ये है कि इन सारी बस्तियों का एक सरदार था, नहीं बल्कि है, अभी भी जिंदा है। उसका नाम हस्सामुद्दीन है। उसके 6 जवान को पैकर बेटे थे। ये सामने जो बस्ती दिखाई दे रही है, इसके अंदर ही उसकी किला नुमा हवेली है। उसका नाम हस्सामुद्दीन है और उसके बाप का नाम फखरुद्दीन है। इंतहा दर्जे का रहमदिल, दीन से मोहब्बत करने वाला शख्स है। खिता के तुर्कों के हमलावर होने से पहले यहाँ के सब लोगों की वो माली मदद किया करता था। उसके होते हुए इन इलाकों में कभी किसी ने शिकायत नहीं की कि उसे 2 वक्त के लिए खाने को नहीं मिलता, इसलिए कि हस्सामुद्दीन के वसी बागात और आमदनी के बहुत से जराए थे, जिनमें से अक्सर को उसने जरूरतमंदों के लिए वक्फ कर रखा था। जिन दिनों खिता के गैर मुस्लिम तुर्क इन इलाकों पर हमलावर हुए, उन दिनों हस्सामुद्दीन अपनी बेटी के साथ ख्वारज़म की तरफ गया हुआ था। उसकी गैर मौजूदगी में ही खिता के तुर्क हमलावर हुए। उसके 6 बेटों, उसकी बीवी को हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया। उसकी हवेली को लूटकर उजाड़ कर दिया। हवेली के अंदर जिस कदर सामान था उसे हवेली से बाहर निकालकर आग लगा दी। हवेली के अंदर जिस कदर नकदी और जवाहिरात और दूसरी कीमती अशिया थी लूट ली। कुछ कमरों को आग लगा दी। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि हस्सामुद्दीन के बागात हैं तो वो वहां भी हमलावर हुए। उसके बागात को भी उजाड़ कर रख दिया। इन इलाकों के सरदार हस्सामुद्दीन के लिए यह नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त था। अब वो बेचारा अकेला अपनी बेटी के साथ उस किले में रहता है। दोनों बाप बेटी एक तरह से उजलत नशीन और गोशागिर हो चुके हैं। लोग उनकी खैरियत पूछने के लिए जाते हैं पर वो किसी से मिलता ही नहीं।
एक तरह का खाना नशीन होकर रह गया है। अमीर, अगर आप कोशिश करें तो हसामुद्दीन की पहली हालत बहाल हो सकती है। उसके खेत बागात जो उजड़ गए हैं, दोबारा उन पर हरियाली आ सकती है। मैं आपको बताऊं कि बस्ती के मगरिब और जनूब में जिस कदर बागात और खेत हैं, सबका मालिक हसामुद्दीन है। उसके बागात और खेतों की आबपाशी का निजाम भी बड़ा उम्दा था। अमीर, आपने देखा इन बस्तियों के खेत, जमीनें और बागात दरियाए आमू से कुछ नीचे हैं। हसामुद्दीन के बाप फखरुद्दीन ने अपने दौर में दरियाए आमू के साथ साथ छोटे छोटे तालाब बनाए थे। दरियाए आमू से पानी निकालकर उन तालाबों में उस वक्त भर लिया जाता था जब दरिया तुगयानी पर आता था, और फिर पूरा साल उन्हीं तालाबों का पानी इस्तेमाल करके आबपाशी होती थी। इस तरह यह इलाका सरसब्ज व खुशहाल था। अब हमलावरों ने न सिर्फ वो तालाब तोड़ फोड़ दिए हैं, बल्कि बागात और खेतों तक को उन्होंने आग लगा दी थी। मैं चाहता हूं कि आप हसामुद्दीन से मिलें, उसे तसल्ली और ढारस दें। अपने लश्करियों के अलावा इन सारी बस्तियों के नौजवानों को साथ मिलाकर यहाँ के लोगों की जमीनों का जो आबपाशी का निजाम बर्बाद हो गया है, उसे भी बहाल कर दें, ताकि लोगों के खेत बागात फिर पहले की तरह सरसब्ज हो जाएं। हसामुद्दीन की माली हालत भी इन दिनों बहुत पतली है। यहाँ के लोग उसकी मदद करना चाहते हैं, पर वो कबूल नहीं करता। मैंने अब यहाँ तक सुना है कि उसके यहाँ सिर्फ एक वक्त का खाना खाने की नौबत आ गई है, और हालत अगर ऐसी ही रही तो दोनों बाप बेटी इस किला नुमा हवेली के अंदर ही घुट घुट कर मर जाएंगे, और यहाँ का कोई फर्द नहीं पसंद करेगा कि उन दोनों बाप बेटी की यह हालत हो। यहाँ तक कहने के बाद बिलाल बिन सुलेमान जब खामोश हुआ, तब उसकी तरफ देखते हुए शहाबुद्दीन कहने लगा, मोहतरम इब्ने सुलेमान, अगर मेरे जाने से मोहतरम हसामुद्दीन के हालात बदल सकते हैं तो मैं एक बार नहीं 100 बार उसके यहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर बिलाल बिन सुलेमान की खुशी की कोई इंतहा ना थी। अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर अभी मेरे साथ चलो। शहाबुद्दीन खड़ा हो गया। उस मौके पर मंसूर ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, शहाबुद्दीन मेरे भाई, आप मोहतरम बिलाल बिन सुलेमान के साथ जाएं, मैं अपने साथियों के साथ पड़ाव की तरफ जाता हूं, और जब तक आप इन बस्तियों के सरदार हसामुद्दीन से मिलकर आते हैं, उस वक्त तक खुदावंद ने चाहा तो मैं अपने लश्कर का पड़ाव इस मकतब के पास जो खुले मैदान है वहां ले आता हूं। शहाबुद्दीन ने उस तजवीज से इत्तेफाक किया, जिस पर मंसूर तुर्की अपने साथियों के साथ वापस चला गया, जबकि शहाबुद्दीन बिलाल बिन सुलेमान के साथ सामने दिखाई देने वाली बस्ती का रुख कर रहा था। उस बस्ती में दाखिल होने के बाद बिलाल बिन सुलेमान एक किला नुमा हवेली के दरवाजे पर रुक गया। बैरूनी दरवाजा भी बहुत बड़ा था। ऐसा ही दरवाजा था जैसा अमूमन किलों का होता है। दरवाजे के साथ लोहे का एक मोटा कड़ा लटक रहा था। उसके जरिए बिलाल बिन सुलेमान ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। पहली दस्तक देने पर अंदर से किसी रद्द अमल का इजहार न हुआ। दूसरी बार जब दस्तक दी गई तो दस्तक देने के थोड़ी देर बाद अंदर से एक इंतहाई पुरकशिश और सहरो तिलिस्मात बखेरती निस्वानी आवाज सुनाई थी। कौन है? जवाब में बिलाल बिन सुलेमान अपना मुंह दरवाजे के करीब ले गया, फिर मध्यम सी आवाज में कहने लगा, सदूरा मेरी बेटी, मैं बिलाल बिन सुलेमान हूं। उन अल्फाज का अदा होना था कि सदर दरवाजे में जो मजीद एक छोटा दरवाजा था वो खुल गया। दरवाजा खुलते ही शहाबुद्दीन मसूद की निगाह एक नौखेज दराज कद लड़की पर पड़ी जो इंतहा दर्जे की खूबसूरत थी। सदूरा नाम की उस लड़की ने भी लम्हा भर के लिए बिलाल बिन सुलेमान के पीछे शहाबुद्दीन को देखा था। फिर इब्ने सुलेमान के साथ किसी अजनबी को देखते हुए वो एकदम बाएं जानिब हटते हुए दरवाजे की ओट में हो गई थी। इस पर बिलाल बिन सुलेमान छोटे से दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे के करीब ही खड़े होकर उसने दरवाजे से लगकर खड़ी सदूरा को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, बेटी, मैं इस वक्त अकेला नहीं हूं। तुम जानती हो हमारे सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने इन इलाकों की हिफाजत के लिए एक लश्कर यहाँ भेजा हुआ है जो यहाँ के दिफाई हालात को मजबूत और मुस्तहकम कर रहा है। उस लश्कर का सालार इस वक्त मेरे साथ आया है। उसका नाम शहाबुद्दीन मसूद है। बिलाल बिन सुलेमान के उन अल्फाज पर सदूरा चौंकी थी। लम्हा भर के लिए उसने एहतजाज भरे अंदाज में इब्ने सुलेमान की तरफ देखा, फिर शिकवा भरी आवाज में कहने लगी, आपने ये क्या कर दिया? मेरी कौम के एक मुजाहिद, मेरी मिल्लत के एक सालार को आपने अजनबियों की तरह हवेली के बाहर खड़ा कर दिया, जैसे उससे हमारा कोई ताल्लुक ही ना हो। इतना कहने के बाद सदूरा रुकी, फिर कहने लगी, जो लश्कर इन इलाकों की हिफाजत के लिए आया है, अगर ये उसके सालारे आला हैं तो हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं। आप इन्हें अंदर बुलाएं। मैं बाबा के पास जाती हूँ और इनके आने की इत्तला उन्हें करती हूँ। आप इन्हें दीवान खाने में लेकर आएं। उसके साथ ही सदूरा भागती हुई हवेली के सुकूनती हिस्से की तरफ चली गई थी। ये सारी गुफ्तगू बाहर खड़े शहाबुद्दीन ने सुन ली थी। सदूरा के अंदर चले जाने के बाद बिलाल बिन सुलेमान परेशान परेशान सा बाहर निकला और शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, आप मेरे साथ आइए। इब्ने सुलेमान की हालत देखते हुए शहाबुद्दीन मुस्कुराया और कहने लगा, जिस लड़की से आप गुफ्तगू कर रहे थे उसकी गुफ्तगू मैं सुन चुका हूं। आपको इस सिलसिले में परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है।
जवाब में बिलाल बिन सुलेमान मुस्कुरा दिया। फिर शहाबुद्दीन का हाथ पकड़कर हवेली में दाखिल हुआ। जब वो शहाबुद्दीन को लेकर उस हवेली के दीवान खाने में दाखिल हुआ तो दीवान खाने की हालत देखते हुए शहाबुद्दीन को बड़ा ताज्जुब और एक तरह का दुख भी हुआ, इसलिए कि दीवान खाने में वीरानी और अफसुर्दगी थी। खासा बड़ा दीवान खाना था जिसके अंदर आमने सामने बस दो बोसीदा सी मसहरियां पड़ी थी जिनके ऊपर पुराने बिस्तर लगे हुए थे। बिलाल बिन सुलेमान और शहाबुद्दीन दोनों आगे बढ़कर एक मसहरी पर हो बैठे थे। कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि हवेली के उस दीवान खाने के दरवाजे पर सदूरा नमूदार हुई। उसके साथ उसका बाप हस्सामुद्दीन भी था। दोनों को देखते हुए शहाबुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बिलाल बिन सुलेमान भी खड़ा हो गया था। सबसे पहले सदूरा ने शहाबुद्दीन को मुखातिब किया और अपनी शहदो शीरीनी बरसाती आवाज में कहने लगी, मैं आपको अपनी हवेली में खुशामदीद कहती हूँ। हम सुलेमान मुझे आपसे मुतालिक बता चुके हैं। मुझे अफसोस है कि जब इन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैंने दरवाजा खोला तो ये खुद अंदर आ गए और आपको अजनबियों की तरह बाहर खड़ा रखा। इसके लिए मैं माजरत खा हूं। सदूरा की उस गुफ्तगू से शहाबुद्दीन बड़ा मुतासिर हुआ। कहने लगा, खातून, आपको माजरत खा होने की जरूरत नहीं है। मैं इस हवेली और इसके मकीनों के लिए अजनबी था और उस मौके पर मेरा बाहर खड़ा होना ही मुनासिब था। यहां तक कहते कहते शहाबुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इसी दौरान हसामुद्दीन आगे बढ़ा। पहले उसने शहाबुद्दीन को लिपटाकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया, फिर कहने लगा, आप जैसे मुजाहिद ही तो हमारी मिल्लत, हमारी कौम का सुरमाया है। अगर मेरे हालात पहले जैसे होते तो शायद इस हवेली में आपका इस्तकबाल, आपकी मेहमान नवाजी बड़े मुख्तलिफ अंदाज में होती। लेकिन उसके साथ ही हसामुद्दीन और सदूरा दोनों बाप बेटी सामने वाली मसहरी पर हो बैठे थे। फिर शहाबुद्दीन ने हसामुद्दीन को मुखातिब किया, मोहतरम बिलाल बिन सुलेमान, मुझे आपके हालात तफसील के साथ सुना चुके हैं। आपको परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मेरे लश्कर का पड़ाव पहले जनूब के कोहिस्तानी सिलसिलों के पुश्ती हिस्सों में था, लेकिन आपकी तरफ आने से पहले मोहतरम बिलाल बिन सुलेमान ने कहा मैं अपने लश्कर का पड़ाव उनके मकतब के करीब कर लूं, इसलिए कि बस्तियों के लोग चाहते हैं कि मेरा लश्कर उनके करीब रहे, वो हमारे लश्कर में ही आकर नमाज अदा करें। दूसरे, वो ये भी चाहते हैं कि हिफाजत के लिए मेरे लश्कर का उनके नजदीक रहना जरूरी है। हालांकि अगर मेरा लश्कर दूर भी रहे तब भी मैंने यहाँ की बस्तियों के दिफा के इंतजामात कर रखे हैं। बहरहाल असर तक मुझे उम्मीद है कि मेरे लश्कर का पड़ाव इब्ने सुलेमान के मकतब के करीब कायम हो जाएगा। वहशी खिताइयों ने इन बस्तियों पर हमलावर होकर यहाँ के लोगों की बहुत लूट खसूट की है। आपके हालात मुझे इब्ने सुलेमान ने तफसील के साथ बताए हैं। मुझे इस हवेली के हालात सुनकर बड़ा दुख हुआ है। आप बेफिक्र रहें, खुदावंद ने चाहा तो चंद योम के अंदर अंदर इन सारी बस्तियों का जो पहले आबपाशी का निजाम था वो बहाल कर दिया जाएगा। जो बागात खेत उजाड़ दिए गए हैं पहले की तरह इंशाल्लाह वो सरसब्ज और समरावर होंगे। मैं आज मगरिब की नमाज के बाद दरियाए आमू के उस पार दुश्मन के इलाकों में तुर्कोताज यलगार करूंगा, जगह जगह शब खून मारूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं वहां से बहुत कुछ हासिल करूंगा। जो चीजें मुझे मिली यहाँ के लोगों में तकसीम करके मुझे उम्मीद है कि मैं इनकी हालत संवारने में कामयाब हो जाऊंगा, इसलिए कि यहाँ के लोगों, यहाँ की बस्तियों को अब सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने मेरे तहफ़्फ़ुज़ में दिया है और मैं इनकी हिफाजत और इनकी खूब मदद करूंगा। वैसे तो सबसे बड़ा मदद करने वाला अल्लाह है, पर मैं उसी की मदद के सहारे उसी का नाम लेकर दुश्मन पर वार करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि हमने अपनी हिफाजत का एहतमाम कर लिया है और अब हम उन पर जवाबी कार्रवाई करने के काबिल भी हो चुके हैं। इतना कहने के बाद लम्हा भर के लिए शहाबुद्दीन रुका, फिर हसामुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं जानता हूं आप बड़ी उसरत और तंगदस्ती की जिंदगी बसर कर रहे हैं। खिताइयों के हमलावर होने से पहले जो आपके हालात थे वो मुझे बताए गए हैं। खुदावंद ने चाहा तो चंद महीनों के अंदर अंदर फिर आपके हालात वैसे ही हो जाएंगे। इस सिलसिले में आपको परेशान होने और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। उस मौके पर सदूरा अपनी जगह पर खड़ी हुई, फिर शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, अमीर, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। उसकी आवाज के कर्ब और उसकी पेशकश पर शहाबुद्दीन कट कर रह गया था। दुख भरे लहजे में कहने लगा, खातून, तुम दोनों बाप बेटी के पास अपने खाने को कुछ नहीं है तो मुझे क्या पेश करोगी? मैं जानता हूं तुम दोनों बाप बेटी इंतहाई तंगदस्ती में गुजर बसर कर रहे हो, पर यह वक्त अब तूल नहीं पकड़ेगा। मुझे सिर्फ आज रात की मोहलत दीजिए। खुदावंद ने चाहा तो कल से सिर्फ आपकी ही नहीं, यहाँ की बस्तियों के सब लोगों की हालत तब्दील होना शुरू हो जाएगी। मुझे अब इजाजत दें, मैं जाता हूँ। लश्कर के पड़ाव की निगरानी करनी है। उसके साथ ही जब शहाबुद्दीन उठा तब सदूरा तड़प कर कहने लगी, अमीर बैठें, घर में अगर और कुछ नहीं तो सत्तू है, मैं वही आपको पेश कर सकती हूँ। शहाबुद्दीन मुस्कुराया और कहने लगा, खातून, यही समझना कि तुमने मुझे सत्तू पेश कर दिए और मैंने खा लिए हैं। इस सिलसिले में तुम्हें ना शर्मिंदा होने की जरूरत है और ना परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत है। फिर शहाबुद्दीन आगे बढ़ा।
हसामुद्दीन से उसने मुसाफा किया। उसके साथ ही शहाबुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान दोनों हसामुद्दीन और सदूरा की हवेली से निकल गए थे। रात तेजी से भागती चली जा रही थी। सरमा की आमद थी, लिहाजा रात के वक्त कुछ खुनकी होने लगी थी। ऐसे में शहाबुद्दीन और मंसूर दोनों अपने लश्कर के एक हिस्से के साथ उस जगह आए जहां किनारे के साथ साथ उनका बनाया हुआ लकड़ी का नया पुल बंधा हुआ था। उस पुल के जो मुहाफिज थे शहाबुद्दीन और मंसूर के आने पर चौकस हो गए थे। अपने लश्कर के साथ शहाबुद्दीन उनके पास आया और फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अजीज साथियों, मैं आज शब को अपने काम की इब्तदा करने लगा हूँ। पुल को दूसरे किनारे की तरफ उस्तवार कर दो और साथ ही मेरी एक बात याद रखो, अपने लश्कर के साथ इस पुल से गुजरने के बाद दूसरे किनारे पर जाकर मैं जब जलता हुआ एक तीर फिजा में बुलंद करूंगा तो तुम पुल को खींचकर फिर अपनी असली हालत पर ले आना। दुश्मन के इलाके में अपनी यलगार और तुर्कोताज को कामयाब बनाने के बाद मैं जब लौटूंगा तो किनारे के करीब आकर पहले की तरह फिर फिजाओं के अंदर जलता हुआ तीर बुलंद किया जाएगा। वो तुम लोगों के लिए इशारा होगा कि पुल को फिर तुमने दूसरे किनारे की तरफ उस्तवार करना है, ताकि मैं अपने लश्कर को लेकर वापस अपने मस्कन और पड़ाव की तरफ आ जाऊं। पुल के मुहाफिजों ने शहाबुद्दीन की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया था। फिर देखते ही देखते पुल के एक सिरे की रस्सियां ढीली कर दी गई। पुल पानी के तेज बहाव के साथ साथ दूसरे किनारे की तरफ चलता गया, यहां तक कि उसका वो सिरा दूसरे साहिल की तरफ जा लगा था। जब ऐसा हो चुका तब शहाबुद्दीन और मंसूर दोनों अपने लश्कर को लेकर दरियाए आमू को अबूर करके दूसरे किनारे की तरफ चले गए थे। दूसरे किनारे पर जाकर जब शहाबुद्दीन के साथियों ने जलता हुआ एक तीर फिजा में छोड़ा तो पुल के मुहाफिजों ने पुल का वो सिरा खींचते हुए फिर अपने किनारे के साथ लगा लिया था। दूसरे किनारे पर जाकर शहाबुद्दीन और मंसूर उजालों की लातादाद परवाज और आंधियों के तेज झकड़ों की तरह हरकत में आए। दुश्मन के इलाके में दूर तक उन्होंने धावा बोलते हुए हमलावर होना शुरू कर दिया था। एक बस्ती से दूसरी बस्ती और एक कस्बे से दूसरे कस्बे पर हमलावर होते हुए उन्होंने अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और जिन मुसल्ला गिरोहों ने रात के वक्त उनसे टकराने की कोशिश की, शहाबुद्दीन अपने साथियों के साथ उन पर कुदरत के बदतरीन एहतसाब सुलगते कयामत खेज कहर की तरह वारिद हुआ और उनका खात्मा करता चला गया। दुश्मन के इलाके में एक वावेला और शोरो घोगा उठ खड़ा हुआ था। लोग चीखने चिल्लाने लगे थे, जबकि शहाबुद्दीन और उसके साथी दनदनाती हवाओं में ओलों की बेपनाह बौछाड़ की तरह हमलावर होते हुए अपने लिए फवायद हासिल करने की कोशिश करते चले गए थे। दुश्मन के वसी इलाकों के अंदर उन्होंने ज़िस्त की तिश्ना जुस्तजू की तरह एक सिरे से दूसरे सिरे तक हदीस हशरो हिसाब का सा समा बर्पा करके रख दिया था। काफी रात गए तक दुश्मन के इलाकों के अंदर ये तुर्कोताज जारी रही। दुश्मन के इलाके से शहाबुद्दीन ने अनगिनत मवेशी, अजनास के अंबार, हथियारों के ढेर, सैकड़ों घोड़े और हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां, ऊंट, इसके अलावा नकदी और जवाहरात की सूरत में जो कुछ हासिल किया उसका शुमार ही नहीं था। शहाबुद्दीन ने दुश्मन के इलाके में अपनी यलगार और तुर्कोताज जारी रखी, यहां तक कि मशरिक की तरफ से सफेदी नमूदार होना शुरू हुई। ये देखते ही दुश्मन के इलाके से जिस कदर सामान हासिल किया गया था उसे उन्हीं के इलाकों से हासिल किए हुए जानवरों पर लादा गया। इसके अलावा जानवरों के गले और गिरोहों के गिरोह भी हाँकने शुरू कर दिए थे। इस तरह सारा सामान और हर चीज समेटते हुए शहाबुद्दीन दरियाए आमू के किनारे आया। वहां जलता हुआ तीर बुलंद किया गया, जिसके थोड़ी ही देर बाद पुल के मुहाफिजों ने पुल उस्तवार कर दिया था। इस तरह शहाबुद्दीन और मंसूर दुश्मन के इलाके से हासिल की जाने वाली सारी अशिया को बाहिफाजत दरियाए आमू को अबूर करके अपने इलाके में ले आए थे। शहाबुद्दीन ने मकतब के पुश्ती हिस्से में जो बड़ा और खुला मैदान था सारी चीजें वहां रखवा दी थी और उन पर पहरा लगवा दिया था। इतनी देर तक पड़ाव में फजर की नमाज का वक्त हो गया था। सब ने मिलकर नमाज पढ़ी और शहाबुद्दीन और मंसूर तुर्की दोनों अपने अपने लश्करियों के खाने का इंतजाम करने लगे थे। फजर की नमाज और खाने के बाद शहाबुद्दीन और मंसूर ने सबसे पहले बिलाल बिन सुलेमान को बुलाया। रात जो उन्होंने कार्रवाई की थी उसकी तफसील बताई, जो सामान लाए थे वो भी उसे दिखाया। सारा सामान देखकर बिलाल बिन सुलेमान दंग रह गया था। उस मौके पर वो शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, कसम खुदावंदे कुद्दूस की, जिस बस्ती, जिस शहर, जिस इलाके के आप वाली या मुहाफिज हों, वहां के लोग सिसक सिसक कर भूखे नहीं मर सकते। ये जो सामान आप दुश्मन के इलाके से लाए हैं, इतना सामान तो दुश्मन के लश्करियों ने हमारे इलाके से भी ना छीना होगा। बिलाल बिन सुलेमान मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसे रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसे मुखातिब करते हुए शहाबुद्दीन बोल उठा, इब्ने सुलेमान, मेरे मोहतरम, सबसे पहले मैंने आपको बुलाया है। अब आपके जिम्मे मैं ये काम लगाने लगा हूं कि कुछ हरकारे मुख्तलिफ बस्तियों की तरफ रवाना करें। उन लोगों को बुलाएं जिस किसी का भी जिस कदर नुकसान हुआ है उसे उसी कदर दिया जाएगा। साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इन बस्तियों के जो आपके सरदार हसामुद्दीन हैं, बकौल आपके उनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक तो उनके 6 बेटे हलाक कर दिए गए,
मैं उनकी तलाफी तो नहीं कर सकता, इसके अलावा जो उनका नुकसान हुआ है उसकी बहरहाल मैं तलाफी कर दूंगा और चंद रोज के अंदर अंदर अपने लश्करियों के साथ मिलकर यहाँ हौजों की सूरत में जो आप पाशी का निज़ाम था उसे भी बहाल कर दूंगा। यहाँ तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका, फिर दोबारा बिलाल बिन सुलेमान को मुखातिब करके कहने लगा, आप पहले सारी बस्ती के लोगों को बुलाइए, मैं पहले उन लोगों की तलाफी करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं कुछ सामान देकर आपको हसामुद्दीन की तरफ रवाना करना चाहता हूँ, आप वो सामान उनके घर पहुंचाएं। उस मौके पर जुस्तजू भरे अंदाज में बिलाल बिन सुलेमान ने शहाबुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, अमीर क्या आप मेरे साथ उनके घर नहीं जाएंगे? उस मौके पर शहाबुद्दीन ने अपने होठों पर जबान फेरी, तल्ख सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हुई, फिर कहने लगा, जो सामान मैं उन्हें देना चाहता हूं वो सामान आपके साथ मैं खुद लेकर जाऊं तो उन्हें मेरा ममनून होना पड़ेगा, मेरा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा करें, इसलिए कि उनका नुकसान हुआ है। मैं उन पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि जो उनका नुकसान हुआ है उसकी तलाफी की जा रही है। लिहाजा जो सामान मैं आपके हवाले करूंगा आप ही उनके घर तक पहुंचा कर आएंगे। बिलाल बिन सुलेमान शहाबुद्दीन का मतलब समझ गया था, लिहाजा शहाबुद्दीन के कहने पर वो वहां से हट गया था। थोड़ी देर बाद उसने मुख्तलिफ जवानों को मुख्तलिफ बस्तियों की तरफ रवाना किया और उन्हें अपने मकतब के पास आने की दावत दी। थोड़ी देर बाद लोगों का वहां हजूम शुरू हो गया था। लोग गिरोह दर गिरोह आते और अपनी जरूरत का सामान और नकदी हासिल करके बेपनाह खुशी और सुकून का मुजाहिरा करते हुए वापस जाने लगे थे। जब सब लोगों की तलाफी कर दी गई तब भी काफी सामान बच गया। घोड़े लश्कर के इस्तेमाल के लिए रख लिए गए, भेड़ बकरियों के जो रेवड़ बचे थे वो भी लश्करियों की खुराक के लिए महफूज कर लिए गए थे। उसके बाद अजनास की सूरत में भी बहुत कुछ बचा था। जब शहाबुद्दीन सब लोगों से फारिग हो चुका तब उसने फिर इब्ने सुलेमान को अपने पास बुलाया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, इन बस्तियों के सब लोग तो मैं समझता हूँ वक्ती तौर पर मुतमईन हो गए हैं, लेकिन अभी मैं इन्हें बहुत कुछ दूंगा। दुश्मन के इलाके में ये मेरी पहली यलगार है। अभी और भी तुर्कोताज होगी जिसके जरिए दुश्मन पर वाजे कर दिया जाएगा कि अगर वो हमारे इलाकों में दाखिल होकर तबाही और बर्बादी का खेल खेल सकते हैं तो ऐसा ही खेल उनके इलाकों में हम भी खेलने की हिम्मत और जुर्रत रखते हैं। शहाबुद्दीन रुका, कुछ सोचा, फिर दोबारा इब्ने सुलेमान को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे मोहतरम, अभी बहुत सा सामान आपके सामने पड़ा हुआ है, इसमें से आप जो लेना चाहते हैं अपनी मर्जी से ले लें। बिलाल बिन सुलेमान मुस्कुराया, अपने होठों पर जबान फेरी, फिर कहने लगा, आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे मकतब की इमारत दोबारा ठीक करवा देंगे। शहाबुद्दीन मुस्कुराया और कहने लगा, वो तो मकतब की इमारत है, वो तो मैं चंद रोज तक ठीक करा दूंगा। मैंने आपसे सवाल किया है कि आप अपनी जरूरत की जो चीज लेना चाहते हैं ले लें। जवाब में बिलाल बिन सुलेमान अफसुर्दा सा हो गया था, दुख भरे अंदाज में कहने लगा, अमीर, आप जानते हैं कि मैं बड़ा बेजरूरत सा इंसान हूँ, मेरा कोई कुंबा और कबीला नहीं है, अकेला हूँ। ये मकतब की इमारत जब दुरुस्त हो गई और तुलबा के बैठने का भी अच्छा इंतजाम हो गया तो मकतब फिर पहले की तरह आबाद हो जाएगा। बस इसके अलावा और मैं कुछ नहीं चाहता। बस्ती के लोग मेरे लिए बड़े मेहरबान हैं, 2 वक्त का खाना मिल जाता है। बिलाल बिन सुलेमान के लिए यही काफी है। इब्ने सुलेमान की उस गुफ्तगू से शहाबुद्दीन भी संजीदा हो गया था। कहने लगा, मैं कल से ही आपके मकतब की दुरुस्तगी का काम शुरू कर दूंगा, साथ ही आप पाशी के लिए जो तालाब हैं उनकी मुरम्मत भी शुरू हो जाएगी। आज से मैं आपके लिए ये फैसला कर रहा हूं कि आज के बाद आप खाना मेरे लश्कर में खाया करेंगे, यहीं कयाम करेंगे, जरूरत की हर चीज भी आपको मुहैया की जाएगी। यूं जाने आपकी हैसियत मेरे लश्कर में लश्कर के काजी की सी होगी, साथ ही साथ आप अपना मकतब भी चलाते रहेंगे। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर बिलाल बिन सुलेमान खुश हो गया था और उसने उसकी हामी भर ली थी। फिर शहाबुद्दीन ने गुफ्तगू का मौजू बदला और बिलाल बिन सुलेमान को मुखातिब करके कहने लगा, मोहतरम इब्ने सुलेमान, आप लोगों की बस्तियों के सरदार हसामुद्दीन के लिए मैंने 2 बेहतरीन घोड़ों का इंतखाब किया है। एक घोड़ा हसामुद्दीन के लिए, दूसरा उसकी बेटी सदूरा के लिए। चंद दूध देने वाली बकरियां भी मैंने अलहदा कर ली हैं जो उनके यहाँ भिजवाई जाएंगी, जो उन दोनों बाप बेटी के काम आएंगी। इसके अलावा मेरे पास नकदी की एक थैली है जो मैंने उनके लिए अलहदा की है, ये भी उनके हवाले की जाएगी ताकि उससे वो दोनों बाप बेटी अपनी जरूरियात पूरी करें और पहले की तरह खुशगवार जिंदगी की इब्तिदा करें। घोड़ों पर लाद कर खुर्दो नोश का कुछ सामान भी जाएगा। उसके साथ ही शहाबुद्दीन ने नकदी की एक थैली इब्ने सुलेमान की तरफ बढ़ा दी थी। इब्ने सुलेमान ने जब उसका मुंह खोल कर देखा तो उसमें सुनहरी सिक्कों के अलावा कुछ जवाहिरात भी थे। मुस्कुराते हुए इब्ने सुलेमान ने थैली का मुंह बंद कर लिया। फिर 2 घोड़े, कुछ बकरियां भी इब्ने सुलेमान के हवाले किए गए। जब उन्हें लेकर इब्ने सुलेमान जाने लगा तब आवाज देकर शहाबुद्दीन ने उसे रोक दिया। कहने लगा, मोहतरम इब्ने सुलेमान, अभी रुकिए, कुछ और सामान भी हसामुद्दीन के यहाँ जाना है। फिर देखते ही देखते कुछ लश्करी हरकत में आए। घोड़ों की जीनों के साथ उन्होंने खाने पीने की बहुत सी अशिया बांधनी शुरू कर दी थी। जब वो उस काम से फारिग हुए
तब शहाबुद्दीन के कहने पर वो सामान लेकर बिलाल बिन सुलेमान हसामुद्दीन की किला नुमा हवेली की तरफ रवाना हुआ था। थोड़ी देर बाद बिलाल बिन सुलेमान हसामुद्दीन की हवेली के सामने रुका। दरवाजे पर उसने दस्तक दी। थोड़ी देर बाद अंदर से सदूरा की धीमी खनकती आवाज सुनाई दी। कौन है? बाहर से इब्ने सुलेमान मुस्कुराते हुए कहने लगा, सदूरा मेरी बेटी, दरवाजा खोलो, मैं बिलाल बिन सुलेमान हूं। इस पर दरवाजा फौरन खुल गया। बिलाल बिन सुलेमान ने बड़े किला नुमा दरवाजे को, जो जंजीर लगी हुई थी, वो भी खोल दी, इसलिए कि सदूरा ने छोटा दरवाजा खोला था। जब इब्ने सुलेमान ने पूरा दरवाजा खोल दिया, फिर वो घोड़ों और उन बकरियों को हाँकता हुआ हवेली में दाखिल हुआ था। वो सारी चीजें देखते हुए सदूरा दंग रह गई थी। कभी ताज्जुब भरे अंदाज में उन अशिया की तरफ देखती, कभी जुस्तजू भरे अंदाज में वो बिलाल बिन सुलेमान की तरफ देखने लग जाती थी। फिर दरवाजा सदूरा ने खुद बंद किया। हवेली के सहन में जो बाएं जाने बहुत बड़ा, पुख्ता और खूबसूरत अस्तबल बना हुआ था, बिलाल बिन सुलेमान ने घोड़ों और बकरियों को उस तरफ हाँक दिया। इतनी देर तक सदूरा भी उसके करीब आई और हैरत का इजहार करते हुए उसने बिलाल बिन सुलेमान को मुखातिब किया, ये क्या है? ये आप कहां से लाए हैं? और ये जो घोड़े हैं, इन पर जो चीजें लदी हैं, इनमें क्या है? बिलाल बिन सुलेमान ने लम्हा भर के लिए मुस्कुराकर सदूरा की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरी बेटी, थोड़ी देर रुक। इसके बाद उसने घोड़ों और बकरियों को वहां बांध दिया। घोड़ों के ऊपर जो जीनों के साथ सामान बंधा हुआ था, वो उसने खोलकर एक तरफ रख दिया। दोनों घोड़ों की जीनें भी उतारकर एक तरफ रख दी और उनके मुंह से दहाने भी उतार दिए थे। फिर वो सदूरा को मुखातिब करके कहने लगा, बेटी, पहले मेरे साथ हरकत में आओ। दोनों बाप बेटी ये सारा सामान पहले तुम्हारे मतबख में मुंतकिल करते हैं, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। सदूरा मान गई। दोनों ने मिलकर घोड़ों से उतारा जाने वाला सारा सामान मतबख में मुंतकिल कर दिया। फिर बिलाल बिन सुलेमान कहने लगा, अब अपने बाप के पास चलो, सारी गुफ्तगू उसकी मौजूदगी ही में होगी। सदूरा चुपचाप और खामोशी के साथ बिलाल बिन सुलेमान के साथ हो ली थी। दोनों दीवान खाने में दाखिल हुए। उस वक्त हसामुद्दीन दीवान खाने में बैठा हुआ था। बिलाल बिन सुलेमान को देखते ही वो उठ खड़ा हुआ। आगे बढ़कर इब्ने सुलेमान ने उससे मुसाफा किया। फिर जिस मसहरी पर हसामुद्दीन बैठा हुआ था, उसी पर बिलाल बिन सुलेमान बैठ गया। सामने जो उसी तरह की खाट पड़ी हुई थी, उस पर सदूरा हो बैठी थी। फिर बिलाल बिन सुलेमान ने एक चरमी थैली निकाली और हसामुद्दीन की गोद में रखते हुए कहने लगा, ये आपकी अमानत। हसामुद्दीन ने लम्हा भर के लिए तशवीश और किसी कदर जुस्तजू भरे अंदाज में बिलाल बिन सुलेमान की तरफ देखा। मुंह से कुछ न बोला। फिर कुछ सोचते हुए उसने उस चरमी थैली का मुंह खोला। वो दंग सा रह गया। कुछ देर तक वो थैली के अंदर सुनहरे सिक्कों और जवाहिरात का जायजा लेता रहा। फिर थैली का मुंह बंद कर दिया और उसे उठाकर जब उसने बिलाल बिन सुलेमान की गोद में रखना चाहा, तब इब्ने सुलेमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। थैली को दोबारा उसने उसकी गोद में रखा। फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, हसामुद्दीन, थैली तुम्हारी गोद में रखते वक्त मैंने कहा था कि यह तुम्हारी अमानत है। तुम थैली इस तरह मुझे लौटा रहे हो कि जिस तरह ये थैली मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं। हसामुद्दीन, तुम्हें और तुम्हारी बेटी सदूरा को याद होगा कि गुज़िश्ता शब यहाँ जो हमारे सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का लश्कर है, उसके सालार शहाबुद्दीन ने दरियाए आमू के उस पार दुश्मन के इलाके में तुर्को-ताज की थी। वो इशा के बाद दरियाए आमू को पार करके दुश्मन के इलाके में गया था और सुबह तक वहां यलगार और तुर्को-ताज करता रहा। फिर वापिस आया। फजर की नमाज उसने यहाँ अपने पड़ाव में आकर अदा की थी। अपने साथ वो बेशुमार मालो दौलत के अलावा घोड़े, बार बरदारी के जानवर, भेड़ बकरियों के रेवड़ और गल्ले, इसके अलावा अनाज और जरूरियात जिंदगी का सामान इस कदर अपने साथ लाया जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। रात भर दरियाए आमू के उस पार यलगार करने के बाद उस शख्स ने आराम नहीं किया। फजर की नमाज के बाद उसने मुझे तलब किया और मुझसे कहा कि मुख्तलिफ बस्तियों की तरफ मैं पैगाम भिजवा दूं ताकि लोग आएं और गौर खान के लश्कर के हमलावर होने की वजह से जिस कदर उनका नुकसान हुआ है उनकी तलाफी कर दी जाए। हसामुद्दीन, मैं उसकी कार्रवाई से इतना खुश हूं कि मैं उस खुशी का ना खुद अंदाजा कर सकता हूं, ना किसी के सामने अल्फाज में बयान कर सकता हूं। मैंने सारी बस्तियों की तरफ पैगाम भिजवाया, लोग आए और जिस कदर उनका नुकसान हुआ था उससे बढ़कर उनकी तलाफी कर दी गई है। अब भी मेरे मकतब के पीछे जो खुला मैदान है वहां काफी सामान बचा हुआ है। भेड़ बकरियों के रेवड़ भी हैं जो शहाबुद्दीन ने अपने लश्कर के इस्तेमाल के लिए रख लिए हैं। हसामुद्दीन, ये नकदी की थैली शहाबुद्दीन ने मुझे दी है। ये मैं तुम्हें पेश नहीं कर रहा, ये तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा हक है। इसके अलावा तुम्हारे अस्तबल में मैंने 2 घोड़े और कुछ बकरियां भी बांध दी हैं और अनाज और दीगर जरूरियात का सारा सामान मैंने अपनी बेटी सदूरा की मदद से तुम्हारे बावर्ची खाने में रखवा दिया है। जब तक बिलाल बिन सुलेमान बोलता रहा, हसामुद्दीन और सदूरा दोनों बाप बेटी बड़े गौर से उसकी तरफ देखते रहे। जब वो खामोश हुआ तब हसामुद्दीन बोला और कहने लगा, इब्ने सुलेमान, सबसे पहले तो मैं इस शहाबुद्दीन मसूद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने यहाँ के लोगों के नुकसानात की तलाफी की। ऐसे जवान बहुत कम पैदा होते हैं जो अपनी कौम और मिल्लत के लिए इस कदर दर्द और हमदर्दी रखते हैं।
पर मुझे एक शिकवा और शिकायत भी है, बल्कि मैं कह सकता हूँ 2 शिकवे और शिकायतें हैं। पहला ये कि जिस वक्त सब लोगों को बुलाया गया मेरी तरफ क्यों ना पैगाम भेजा गया और मुझे क्यों ना बुलाया गया। दूसरा शिकवा शिकायत मुझे ये है कि ये चीजें जो तुम मुझे देने के लिए आए हो, अगर मुझे सब लोगों की तरह वहां नहीं बुलाया गया था तो कम से कम ये चीजें शहाबुद्दीन खुद मुझे देने के लिए आता तो मेरी खूब तलाफी होती। हसामुद्दीन के खामोश होने पर बिलाल बिन सुलेमान मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हारे इन दोनों शिकवों का जवाब, बल्कि खूब जवाब मेरे पास है। सुनो, ऐसा करने से मुझे शहाबुद्दीन मसूद ने मना कर दिया था। जिस वक्त सब लोगों को बुलाया गया था तो तुम्हें बुलाने से शहाबुद्दीन ने इसलिए मना किया था कि गौर खान के लश्कर के हमलावर होने से पहले तुम यहाँ के लोगों को खूब नवाजते रहे हो। तुम्हारी वजह से यहाँ के मसाकिन और फुकारा पेट भरकर खाते रहे हैं। तुम एलानिया और चुपके चुपके भी उनकी मदद करते रहे हो। सारी बातें मैंने बड़ी तफसील के साथ शहाबुद्दीन को बता दी थी, लिहाजा तुम्हें बुलाने से शहाबुद्दीन ने मना कर दिया था। उसका कहना था कि माजी में जो शख्स दिल खोलकर यहाँ के लोगों को नवाजता रहा है उसे इस तरह बुलाकर नवाजना उसकी तौहीन है, लिहाजा जरूरत का सामान खुद उसके घर पहुंचाया जाना चाहिए। तुम्हारा दूसरा शिकवा यह है कि शहाबुद्दीन खुद क्यों नहीं आया। उसका जवाब यह है कि मैंने खुद भी शहाबुद्दीन से कहा था कि वो ये सामान हसामुद्दीन के घर खुद पहुंचाए। इस पर वो कहने लगा, ये सामान मैं नहीं पहुंचाऊंगा। इस तरह मोहतरम हसामुद्दीन अपने आप को मेरा एहसानमंद ख्याल करेंगे और एहसानमंदी और शुक्रगुजारी के तकल्लुफ में पड़ जाएंगे, लिहाजा मैं ऐसा नहीं चाहता। इस बिना पर यह सामान शहाबुद्दीन ने मुझे देकर तुम दोनों बाप बेटी की तरफ रवाना कर दिया। अब बोलो तुम क्या कहते हो। बिलाल बिन सुलेमान जब खामोश हुआ तब हसामुद्दीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, यह शहाबुद्दीन की शराफत और उसकी बुलंद किरदारी है कि उसने ऐसा किया है। मैं समझता हूं कि उसने मुझे दोबारा जिंदगी दे दी है। अब मैं बाहर निकलकर लोगों से मिल सकता हूं, अपनी बेटी के साथ मुफलिसी और तंगदस्ती का लबादा भी उतार सकता हूं। यहां तक कहते कहते हसामुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बिलाल बिन सुलेमान बोल उठा, हसामुद्दीन तुम्हारे लिए एक और अच्छी खबर यह है कि कल से शहाबुद्दीन अपने लश्करियों के साथ हरकत में आ रहा है। यहाँ जो आबपाशी के तालाब गौर खान के हमलावरों की वजह से तबाह बर्बाद हो गए हैं उनको शहाबुद्दीन फिर बहाल कर देगा और यहाँ के पुराने आबपाशी के निज़ाम को दोबारा जारी करते हुए वो इन बस्तियों के खेतों और बागात को फिर लहलहाते हुए देखना चाहता है। बिलाल बिन सुलेमान के उन अल्फाज पर हसामुद्दीन और सदूरा दोनों की खुशी की कोई इंतहा ना रही। फिर दीवान खाने में हसामुद्दीन की आवाज़ सुनाई दी थी, इब्ने सुलेमान, जिस वक्त यहाँ से कुछ लोग शिकायत लेकर अपने सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के पास गए थे तो मैं ये उम्मीद लगाए बैठा था कि सुल्तान यहाँ के लोगों की थोड़ी बहुत मदद कर देगा या बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुल्तान ने एक हमदर्द और एक जुर्रतमंद सालार को एक लश्कर देकर यहाँ भेजा है जिसने एक तरह से यहाँ के लोगों की काया ही पलटना शुरू कर दी है। यहाँ के लोगों के नुकसान की तलाफी करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस सालार ने कर दिखाया है। इब्ने सुलेमान, मैं चाहता हूँ कि आज शाम के वक्त मैं और मेरी बेटी सदूरा दोनों उससे मुलाकात करें और उसका शुक्रिया अदा करें। हसामुद्दीन के खामोश होने पर इब्ने सुलेमान मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम दोनों बाप बेटी मेरे मकतब में आ जाना, मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसने मुझ पर भी बहुत एहसान किए हैं। उसने मेरे लिए बेहतरी का काम यह किया है कि उसने मेरे मुतालिक फैसला किया है कि मैं अब खाना उसके लश्कर में खाया करूंगा और उसके लश्कर में मेरी हैसियत लश्कर के काजी की सी होगी। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर मुझे और क्या मिल सकता है। उसने गुज़िश्ता दिन से अपने लश्कर का पड़ाव मेरे मकतब के पास कर लिया है। ये लोगों की फरमाइश थी और कल मगरिब की नमाज का समा देखने वाला था। उसके लश्करियों के अलावा बस्तियों के बहुत से लोग मगरिब की नमाज अदा करने के लिए उसके पड़ाव में पहुंचे। बहुत सी औरतें भी जो पिछली सफ़ों में खड़ी हो गई थी। उस मौके पर उसने मुझे मगरिब की नमाज की इमामत कराने के लिए कहा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इमामत मैंने उसी से करवाई। उसकी किरत भी कमाल की है और वो दुआ मांगता है तो उसके अल्फाज दिलो जिगर दोनों को चीरते हुए निकल जाते हैं। बिलाल बिन सुलेमान के खामोश होने पर हसामुद्दीन कहने लगा, इब्ने सुलेमान, मैं आज मगरिब के बाद तुम्हारे पास आऊंगा और फिर शहाबुद्दीन से मुलाकात करूंगा। उसके साथ ही बिलाल बिन सुलेमान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। हसामुद्दीन से उसने इजाजत ली और वहां से चला गया था। मगरिब की नमाज के बाद शहाबुद्दीन के खेमे में उसके साथ मंसूर बैठा हुआ था। ऐसे में एक नौजवान खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ और शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीर, अगर आप कहें तो आपका खाना ले आऊं। शहाबुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जब इस बात में गर्दन हिलाई तब वो नौजवान वहां से हट गया था। उस नौजवान के जाने के थोड़ी ही देर बाद खेमे के दरवाजे पर बिलाल बिन सुलेमान, हसामुद्दीन और उसकी बेटी सदूरा तीनों नमूदार हुए थे। उन तीनों को देखते ही शहाबुद्दीन और मंसूर अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए थे। दरवाजे पर रुककर हसामुद्दीन कहने लगा, अमीर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? इस पर शहाबुद्दीन और मंसूर दोनों खेमे के दरवाजे की तरफ बढ़े। साथ ही शहाबुद्दीन कहने लगा, इजाजत लेने की जरूरत नहीं। साथ ही शहाबुद्दीन और मंसूर ने बारी बारी हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान के साथ पुरजोश मुसाफा किया।
फिर उन दोनों के हाथ पकड़कर वो उनको अपने खेमे में लाए। सदूरा उनके पीछे पीछे थी। खेमे के वस्त में आकर शहाबुद्दीन ने हसामुद्दीन का हाथ छोड़ दिया। फिर बड़ी तेजी से अपने खेमे के एक कोने की तरफ बढ़ा। वहां से सफेद रंग की एक चादर उठाई और खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर डालना चाही, जिस पर उससे पहले वो और मंसूर बैठे हुए थे। शहाबुद्दीन चादर बिछाना ही चाहता था कि हसामुद्दीन ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। फिर बड़ी अकीदत और इरादतमंदी से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, इब्ने मसूद, पहले ये कहो कि हम तीनों के आने पर क्या आप दोनों हजरात खजूर के पत्तों की बनी हुई सी चटाई पर नहीं बैठे हुए थे? शहाबुद्दीन ने अजीब से अंदाज में हसामुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मोहतरम हसामुद्दीन, हमारी बात और है। हम ऐसी चीजों के आदी हैं। हम दोनों जमीन की नंगी पीठ पर बैठकर भी गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन आपका मामला और है। आप इन बस्तियों के। इससे आगे शहाबुद्दीन कुछ ना कह सका, इसलिए कि हसामुद्दीन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। फिर हसामुद्दीन कहने लगा, इब्ने मसूद, मैं भी तुम लोगों जैसी आदत अपनाने का अहद कर चुका हूं। उस मौके पर सदूरा ने भी दखल अंदाजी की और शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, मेरे बाबा ठीक कहते हैं। आपको तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। हम इस चटाई पर बैठ सकते हैं। ऐसा करने से ना हमारी इज्जत पर कोई हर्फ आएगा और ना ही हम अपने आप को कमतर ख्याल करेंगे। उसके साथ ही सदूरा ने हाथ आगे उठाकर शहाबुद्दीन से वो चादर ले ली थी, उसे तह किया और जहां से शहाबुद्दीन ने वो चादर उठाई थी वहीं रखाई थी। उसके बाद सब उसी चटाई पर बैठ गए थे। बैठते ही हसामुद्दीन ने शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहना शुरू किया, इब्ने मसूद, मोहतरम बिलाल बिन सुलेमान के हाथ जो चीज़ें आपने मेरी हवेली में भिजवाई हैं, उनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। जवाब में शहाबुद्दीन बड़ी इंकसारी से कहने लगा, आपको शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत भी नहीं है। गौर खान के लश्करियों के हमलावर होने की वजह से आपका इससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ था। जो कुछ आपको दिया गया है वो आपका हक है, और जब किसी को हक मिलता है तो उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं किया जाता। मैं समझता हूं कि अभी तक आपके नुकसान का पूरी तरह अजाला नहीं किया गया, इसलिए कि। जवाब में हसामुद्दीन मुस्कुराया और कहने लगा, बेटे, इससे मजीद तुम्हें कुछ करने और देने की जरूरत नहीं है। जो कुछ तुमने भिजवाया है उसी से ही मैं अपनी पहली हालत को जरूर उस्तवार कर लूंगा। मैंने सुना है तुम लोग इन बस्तियों के तालाबों के जरिए की जाने वाली आबपाशी का निजाम भी दुरुस्त करना चाहते हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर यूं जानो, मेरी ही नहीं इन बस्तियों के सारे लोगों ही के नुकसान की तलाफी हो जाएगी और यहाँ के बागात फिर पहले की तरह समरावर और लहलहाने लगेंगे। इतना कहने के बाद हसामुद्दीन रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, गौर खान के लश्कर के हमलावर होने से पहले ये इलाका फलों और अजनास की पैदावार में एक मिसाली इलाका तस्वुर किया जाता था, लेकिन गौर खान के लश्कर ने हमलावर होकर इसकी हैयत और हालत ही तब्दील करके रख दी है। गौर खान के लश्कर के हमलावर होने से पहले मेरी हवेली के अंदर कई खुद्दाम थे जिनकी मैं परवरिश करता था, देखभाल करता था। उनमें से बेचारे अक्सर मौत के घाट उतार दिए गए। सिर्फ एक बेवा औरत बची थी जो उन हालात में अपने एक अजीज के पास चली गई थी। जब बिलाल बिन सुलेमान आपकी तरफ से भेजी हुई चीजें लेकर गया तो उसके थोड़ी देर बाद अपनी बेटी सदूरा से मशवरा करने के बाद मैंने उस बेवा खातून को फिर अपने घर में बुला लिया है, इसलिए कि उसका आगा पीछा कोई नहीं, बूढ़ी औरत है। फिर वो मेरी बेटी सदूरा के साथ बड़ी मानूस भी है, इसे अपनी बेटी ख्याल करती है और ये भी उसे अम्मा कहकर पुकारती है। मेरे ख्याल में हमारी वापसी तक वो भी हमारी हवेली ही में आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि हवेली की चहल पहल पहले जैसी ना सही लेकिन किसी कदर जरूर लौट आएगी। हसामुद्दीन जब रुका तो तौसीफी अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए बिलाल बिन सुलेमान कहने लगा, हसामुद्दीन मेरे मोहतरम, ये आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। 2 दिन पहले समारा नाम की वो खातून जो आपके यहाँ काम करती थी मुझे मिली थी। मैंने देखा उसकी हालत बड़ी काबिले रहम हो रही थी, इसलिए कि जिन अजीजों के यहाँ वो रह रही थी उनकी अपनी हालत बड़ी पतली है। अब अमीर शहाबुद्दीन की तरफ से जब सब लोगों को सामान मिला है तो मेरे ख्याल में अब उनकी भी हालत सुधर जाएगी। लेकिन आपने अच्छा किया उस समारा नाम की खातून को अपनी हवेली में बुला लिया। इस तरह इतनी बड़ी हवेली में किसी कदर रौनक हो जाएगी और उसकी वजह से सदूरा बेटी का भी दिल लगा रहेगा। बिलाल बिन सुलेमान की उस गुफ्तगू के जवाब में हसामुद्दीन कुछ कहना चाहता था कि जो नौजवान शहाबुद्दीन और मंसूर का खाना लेने गया था वो लौट आया और उसके हाथ में खाने के बर्तन जो थे वो सफेद कपड़े से ढके हुए थे। शहाबुद्दीन अपनी जगह से उठना चाहता था कि उससे पहले ही मंसूर अपनी जगह से उठा, उससे खाने के बर्तन लेकर एक तरफ रख दिए। उस मौके पर शहाबुद्दीन ने उस नौजवान को मुखातिब किया, जरा रुको। शहाबुद्दीन के कहने पर वो रुक गया। फिर शहाबुद्दीन ने हसामुद्दीन की तरफ देखते हुए पूछ लिया, मेरे ख्याल में आप तीनों ने अभी तक खाना नहीं खाया। मोहतरम इब्ने सुलेमान तो हमारे लश्कर ही में खाना खाते हैं, मेरे ख्याल में इनका खाना अभी तक इनके पास नहीं पहुंचा होगा। और जहां तक आप दोनों बाप बेटी का ताल्लुक है तो मेरा अंदाजा है कि खाना आपने अभी तक नहीं खाया। हसामुद्दीन कुछ कहना ही चाहता था कि उससे पहले ही सदूरा बोल उठी,
अमीर, हम झूठ नहीं बोलेंगे, खाना तो हमने अभी तक नहीं खाया। सदूरा के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन मुस्कुराया, फिर उस नौजवान को जो अभी तक खेमे के दरवाजे पर खड़ा था कहने लगा, मेरे अजीज, 3 आदमियों का खाना और लेकर आओ। उसके साथ ही वो नौजवान वहां से हट गया। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि वो लौट आया। उसके हाथ में खाने के मजीद बर्तन थे। पहले की तरह मंसूर ने आगे बढ़कर उससे बर्तन ले लिए। फिर शहाबुद्दीन ने उस नौजवान को मुखातिब किया, अब तुम जाओ, जाकर खाना खाओ। उसके साथ ही वो नौजवान वहां से हट गया था। मंसूर ने बाद में आने वाले खाने के बर्तन भी पहले बर्तनों के पास रख दिए थे। उस मौके पर सदूरा ने शहाबुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगी, अगर आप महसूस ना करें तो मैं खुद उठकर खाने के बर्तन लगाऊं। इस पर शहाबुद्दीन मुस्कुराया और कहने लगा, ऐ बिन्ते हसामुद्दीन, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम इस खेमे में मेहमान हो। मेहमान से काम लेना हम तहजीब और अपने असूलों के खिलाफ समझते हैं। आप लोग बैठें, मैं और मंसूर ऐसे कामों के आदी हैं। शहाबुद्दीन का ये जवाब पाकर सदूरा खामोश बैठ गई थी। फिर शहाबुद्दीन और मंसूर दोनों ने खुद खाने के बर्तन लगाए और सब चटाइयों पर बैठकर खाना खा रहे थे। गौर खान का दरबार उसकी बेटियों और उसके सालारों और अमायदीन सल्तनत से उसी तरह खचाखच भरा हुआ था जिस तरह शहाबुद्दीन की वहां आमद के वक्त हजूम था। फिर गौर खान अपने सालारों पर बरस उठा, कहने लगा, दरियाए आमू के उस पार हमारे लश्कर ने अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की सरजमीनों पर यलगार करते हुए मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया था। उसके जवाब में मुसलमानों ने हमारे इलाकों में तुर्कोताज करते हुए उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अनगिनत बस्तियों और कस्बों का सामान वो लूट कर ले गए। फर्क सिर्फ इतना रहा है कि हमने दुश्मनों के इलाके में कत्लेआम किया था, मुसलमानों ने हमारे इलाके में कत्लेआम नहीं किया। जहां तक लूट मार का ताल्लुक है, जिस कदर सामान हमें मुसलमानों के इलाकों से हासिल हुआ था, उससे 10 गुना ज्यादा सामान मुसलमानों का वो लश्कर हमारे इलाकों से समेट कर चला गया है। यहां तक कहने के बाद गौर खान गुस्से की हालत में जब दम लेने को रुका, तब उसका सालारे आला तानी को किसी कदर मुअद्दब होते हुए गौर खान को मुखातिब करके कहने लगा, मालिक, मैं इस पूरे हादसे का जायजा ले चुका हूं। हमारे इलाकों में यलगार करने वाला वही शख्स है जो अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ से एक बार सफीर बनकर हमारे यहाँ आया था, जिसने अपना नाम शहाबुद्दीन बताया था और जिसने यहीं तैगजनी के मुकाबले के दौरान बेदू खान को नीचा दिखाया था। तानिको के उन अल्फाज के जवाब में गौर खान कुछ कहना ही चाहता था कि उसकी छोटी बेटी कैरिश, जो बेदू खान की मंगेतर भी थी, बेपनाह गुस्से और गजबनाकी का इजहार करते हुए कहने लगी, तो गोया उस हकीर सफीर ने अपने दावे को पूरा कर दिखाया। उसने कहा था कि यहाँ से जाने के बाद वो कैरिश अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी, इसलिए कि उसी लम्हे बेपनाह गुस्से और गजबनाकी का इजहार करते हुए उसका मंगेतर और गौर खान का भतीजा बेदू खान बोल उठा था, अगर उसने अपना अहद पूरा कर दिया है तो मैं भी अहद करता हूं कि मैं भी उसकी गर्दन काटूंगा और हर सूरत में अपने उस अहद को पूरा करके रहूंगा। पहली बार जब मैंने मुसलमानों के इलाकों में तुर्कोताज और यलगार की थी तो मैंने अपना हाथ कुछ हल्का रखा था। इस बार मैं उन्हें ऐसा चरका, ऐसा दाग लगाऊंगा कि जो सदियों तक उनके लिए इबरत खेजी का सामान बना रहेगा। यहां तक कहने के बाद बेदू खान रुका, फिर दोबारा गौर खान की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, आप मुझे वही लश्कर मुहैया कर दीजिए जिसके साथ मैंने इससे पहले मुसलमानों के इलाकों में यलगार की थी। मैं चंद रोज की तैयारी के बाद फिर मुसलमानों के इलाकों में शिकस्त और रेख्त का वो खेल खेलूंगा कि मुसलमानों का वो सालार जिसने हमारे दरबार में अपना नाम शहाबुद्दीन बताया था, दरियाए आमू के उस पार हमारे इलाकों की तरफ देखते हुए भी खौफ महसूस करेगा। बेदू खान के उन अल्फाज पर गौर खान ने खुशी का इजहार किया था। फिर अपने सिपे सालारे आला तानिको की तरफ देखते हुए गौर खान कहने लगा, तानिको, बेदू खान को पहले वाला लश्कर मुहैया करो, चंद दिन इसके साथ मिलकर इसके कूच की तैयारियां करो, इसके लश्कर को जरूरत की हर शय मुहैया करो। इसके बाद ये पहले की तरह मुसलमानों के इलाकों में कामयाब तुर्कोताज करे। हम अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को बताना चाहते हैं कि उसकी पूरी सल्तनत हमारी मुट्ठी में है और हम जब चाहेंगे मुट्ठी बंद करके उसे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिनने पर मजबूर कर देंगे। यहां तक कहने के बाद गौर खान रुका, कुछ सोचा, दोबारा उसने अपने सिपे सालारे आला तानिको को मुखातिब किया और कहने लगा, तानिको, अभी तक तुमने मुझ पर यह इंकशाफ नहीं किया कि मुसलमानों के उस सालार जिसका नाम शहाबुद्दीन है, उसने दरियाए आमू को कैसे पार कर लिया और कैसे वो हमारे इलाकों में आन घुसा। जहां तक दरियाए आमू के पुल का ताल्लुक है तो पुल के उस तरफ हमारे लश्कर का एक खासा बड़ा हिस्सा मुकीम रहता है। अगर वो पुल के जरिए आता तो उस हिस्से से टकराता या खुद मारा जाता या हमारे लश्कर को नुकसान पहुंचाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौर खान के खामोश होने पर तानिको कहने लगा, मैंने अपने मुखबिरों के जरिए सब हालात जानने की कोशिश की है। दरअसल उसने एक नया तरीकाकार वज़ा किया है। उसने अपनी सम दरियाए आमू के किनारे किनारे लकड़ी का एक पुल बनाया है। पुल का एक सिरा तो उसने पक्का पुख्ता एक दरख्त के साथ बांध दिया है, जबकि पुल का ऊपर वाला हिस्सा आर्जी तौर पर बांधा जाता है और जब उसे काम लेना होता है तो उसके रस्से ढीले किए जाते हैं।
यहाँ तक कि वो सिरा दरियाए आमू के हमारी तरफ के किनारे से आन लगता है और उसी पुल के जरिए शहाबुद्दीन ने अपने साथियों के साथ दरियाए आमू को अबूर किया और हमारे इलाकों में तुर्कोताज की। तानिकों के उन अल्फाज पर कुछ देर तक सोचते हुए गौर खान अपनी गर्दन हिलाता रहा और फिर तानिकों को मुखातिब करके कहने लगा, तानिको, जिस जगह मुसलमानों के सालार शहाबुद्दीन ने वो पुल बनाया है वहां भी लश्कर का एक खासा बड़ा हिस्सा मुतय्यन कर दो, ताकि आइंदा अगर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का सालार शहाबुद्दीन उस पुल को हरकत में लाते हुए अपने साथियों के साथ हमारे इलाकों में दाखिल होने की कोशिश करे तो हमारे वो मुसल्ला जवान उस पर हमलावर होकर वहीं उसे और उसके साथियों को मौत के घाट उतारकर उनकी लाशें दरियाए आमू में बहा दे। गौर खान के उस हुक्म के जवाब में तानिकों ने पहले अपनी गर्दन को खम किया, फिर कहने लगा, मालिक, आप बेफिक्र रहें, मैं आज ही एक नामवर सरदार की सरकर्दगी में एक लश्कर का खासा बड़ा हिस्सा वहां मुतय्यन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आइंदा उस पुल को काम में लाते हुए मुसलमानों का सालार शहाबुद्दीन हमारे इलाकों में यलगार न कर पाएगा। तानिकों के खामोश होने पर इस बार गौर खान की छोटी बेटी कैरिश फिर बोल उठी और अपने मंगेतर बेदू खान को मुखातिब करके कहने लगी, बेदू खान, मैं तुमसे फरमाइश करती हूं कि मुसलमानों के उस सालार को जिसका नाम शहाबुद्दीन है इस यलगार के दौरान जिंदा गिरफ्तार करो, उसे जंजीरों में जकड़कर यहां ले आओ। उसी हालत में उसे दरबार में पेश किया जाएगा। पहले भरे दरबार में उसे खूब जलीलो रुस्वा किया जाएगा, फिर जंजीरों में जकड़े ही जकड़े उसका मुंह काला किया जाएगा। उसे एक लागर गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाएगा और शहर के लोगों से कहा जाएगा कि जहां कहीं से भी वो गुजरे उस पर जूतों की बरसात करें। उसके बाद शहर के किसी चौराहे पर खड़ा करके उसकी गर्दन काट दी जाएगी। कैरिश जब खामोश हुई तब बेदू खान फख्र और घमंड का इजहार करते हुए कहने लगा, कैरिश, मुतमईन रहो, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी आरजू का एहतराम किया जाएगा। अब मैं इस शहाबुद्दीन को जिंदा गिरफ्तार करके दरबार में जंजीरों में जकड़कर पेश करूंगा। बेदू खान की उन अल्फाज पर जहां कैरिश खुश हो गई थी वहां गौर खान भी बेपनाह खुशी का इजहार कर रहा था। उस मौके पर गौर खान की सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम जायसी था, जिसकी शादी हो चुकी थी और जिसका शौहर भी उसके करीब बैठा हुआ था और जिसका नाम फोना था, जायसी फोना को कोहनी मारते हुए राजदारी में कहने लगी, क्या बेदू खान ऐसा कर पाएगा? फोना अपनी बीवी और गौर खान की बड़ी बेटी के उन अल्फाज का जवाब देना ही चाहता था कि गौर खान की दूसरी बेटी जो कैरिश से बड़ी थी और जिसका नाम जोसन था, जो उस वक्त जायसी के करीब ही बैठी हुई थी, अपना मुंह अपनी बहन जायसी के कान के करीब ले गई, फिर बड़ी राजदारी में कहने लगी, मेरी बहन, मैं तो डरती हूं कहीं ऐसा ना हो कि जो हालत बेदू खान मुसलमानों के सालार शहाबुद्दीन की करने का दावा कर रहा है वही हालत कहीं अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का सालार बेदू खान ही की ना करते। इसलिए कि वही शहाबुद्दीन इससे पहले भरे दरबार में बेदू खान को तैगजनी के मुकाबले में जलीलो रुस्वा कर चुका है। जोजन मजीद कुछ कहना चाहती थी कि जायसी ने बड़े प्यार से उसके गाल पर एक चपत लगाई और कहने लगी, खामोश रहो, दरबार में ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। जो कुछ तुमने कहा है मेरा भी अंदाजा यही है और मेरी सोचें तुम्हारी सोचों से मुख्तलिफ नहीं है। उसके बाद मुतमईन होकर गौर खान ने वो दरबार बर्खास्त कर दिया और साथ ही तानिकों को हुक्म दिया कि बेदू खान और उसके लश्कर के कूच की तैयारियों को आखिरी शक्ल दे। उसके बाद हर कोई कसर के उस कमरे से बाहर जा रहा था। शहाबुद्दीन और मंसूर दोनों अपने लश्कर के साथ कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर रहते हुए आगे बढ़ते रहे। सूरज गरूब होने तक वो कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर ही रहे। मगरिब की नमाज भी उन्होंने वहीं अदा की। जब फिजाओं में अंधेरा फैल गया तब कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर वो दरियाए आमू के पुल की सीध में आए। वहां रात की गहरी तारीकी में शहाबुद्दीन ने अपने लश्कर को रोक दिया। शहाबुद्दीन ने मंसूर के अलावा दूसरे सारे सालारों को अपने पास बुलाया। जब सब उसके गिर्द जमा हो गए तब उन्हें मुखातिब करते हुए शहाबुद्दीन कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, हमारे सामने अब दरियाए आमू का पुल है। उसी के जरिए दुश्मन दरिया को अबूर करके हमारे इलाकों में दाखिल होगा। जो खबरें हमारे तलायागरों और मुखबिरों ने दी हैं उनके मुताबिक इस बार भी गौर खान का भतीजा बेदू खान एक बहुत बड़े लश्कर के साथ दरियाए आमू को अबूर करके हमारे इलाकों पर हमलावर होगा। हमने जवाबी कार्रवाई कैसे करनी है, किस तरह उसके हमले को नाकाम बनाते हुए उस पर जरब लगानी है, इसकी तफसील मैं तुमसे कहता हूँ। जो कुछ मैं कहने लगा हूँ गौर से सुनना। जहां तक हमारे मुखबिरों और तलायागरों ने खबर दी है उसके मुताबिक गौर खान का लश्कर सुबह सूरज तलू होने से थोड़ी देर पहले हम पर हमलावर होगा। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि उस वक्त मुसलमान फजर की नमाज में मसरूफ होंगे, लिहाजा उन्हें मुसलमानों को बर्बाद करने और उनका कत्लेआम करने का खूब मौका मिलेगा। लेकिन हम उन्हें ऐसा मौका फराहम नहीं करेंगे। हमने हमलावरों से अपना पहला हिसाब भी बेबाक करना है। जो इससे पहले इन इलाकों में दाखिल होकर उन्होंने कत्लेआम और बर्बादी का खेल खेला था। हमारे मुखबिर और तलायागर ये भी खबर दे चुके हैं
कि जो लश्कर दरियाए आमू को अबूर करके हमारे इलाकों में दाखिल होगा उसकी कमानदारी गौर खान का भतीजा बेदू खान कर रहा है। ये वही बेदू खान है जो इससे पहले इस इलाके में तबाही और बर्बादी मचा चुका है और इस बार वो पहले की निस्बत बड़ा लश्कर लेकर मुसलमानों के इलाके में दनदनाने की कोशिश करेगा। हमारे मुखबिर ये भी बता चुके हैं कि बेदू खान ने अपने बादशाह गौर खान के सामने दावा किया था कि वो मुझे जिंदा गिरफ्तार करके और जंजीरों में जकड़कर उसके सामने पेश करेगा। अब ये फैसला तो किसी इंसान के बस का नहीं, मेरा अल्लाह ही फैसला करेगा कि हम उन्हें जेर करते हैं या वो मुझे जेर करने और जंजीरों में जकड़ने में कामयाब होते हैं। शहाबुद्दीन की ये गुफ्तगू सालारों के अलावा कुछ लश्करियों ने भी सुन ली थी, लिहाजा वो फरते जोश में शहाबुद्दीन के हक में नारे बुलंद करने लगे थे। उस मौके पर शहाबुद्दीन ने उन्हें खामोश रहने के लिए कहा। जब लश्करी खामोश हो गए तब शहाबुद्दीन ने पहले की निस्बत धीमी आवाज में अपने सालारों को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मेरे अजीज भाइयों, जहां हम खड़े हैं इस जगह के महल्ले वकू का जायजा लो। दरियाए आमू का पुल यहाँ से चंद फरलांग नीचे की समत है। अभी थोड़ी देर पहले तक हम पहला काम ये करेंगे कि जहां इस वक्त लश्कर खड़ा है इससे थोड़ा पीछे छोटे छोटे मोर्चे और खंदकें खोद ली जाएंगी और मोर्चों और खंदकों से निकलने वाली मिट्टी दमदमों की सूरत में इन्हीं मोर्चों के सामने डाल दी जाएगी। इसके बाद लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका, कुछ सोचा, फिर वो खसूसियत के साथ मंसूर को मुखातिब करके कहने लगा, मंसूर मेरे अजीज भाई, लश्कर का एक हिस्सा मेरी कमानदारी में रहेगा, उतना ही बड़ा हिस्सा तुम्हारे पास होगा। लश्कर की तकसीम से पहले लश्कर के अंदर जो बेहतरीन तीरंदाज हैं उन्हें अलहदा कर दिया जाएगा और वो तीरंदाज एक तरह से लश्कर का तीसरा हिस्सा बनेंगे। अब दुश्मन का इस्तकबाल करने के लिए हमने ये मंसूबा बनाया है कि अभी थोड़ी देर तक जो मोर्चे और खंदकें हम खोदेंगे अपने सारे तीरंदाज उन मोर्चों के अंदर बिठा देंगे और उनके पास तीरों की वाफर मिकदार रख दी जाएगी। जो लश्कर मेरे हिस्से में आएगा उसे लेकर मैं दरियाए आमू के पुल के भी नीचे चंद फरलांग दूर चला जाऊंगा। मंसूर मेरे भाई, तुम अपने हिस्से के लश्कर के साथ जहां मोर्चे खोदे जाएंगे उनसे चंद फरलांग ऊपर जाकर अपने लश्कर के साथ घात में चले जाना। मैं भी अपने लश्कर के साथ नीचे की समत घात में चला जाऊंगा। इसके बाद जो हमने अगला कदम उठाना है वो इंतहाई अहम और इंतहाई जिम्मेदारी का है। गौर खान का भतीजा बेदू खान जब अपने लश्कर को लेकर दरियाए आमू का पुल अबूर करेगा तो पुल अबूर करने के बाद वो 2 कदम उठाएगा। पहला ये कि जिन बस्तियों को उसने पहले बर्बाद किया है दोबारा उनका रुख करेगा या उन बस्तियों में से होते हुए दाएं बाएं और आगे की जो बस्तियां हैं जिन पर वो इससे पहले हमलावर नहीं हो सके उनका रुख करने की कोशिश करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो जब वो अपने लश्कर के साथ दरियाए आमू के साथ ऊपर की तरफ जाता है और ऐन उस वक्त जबकि वो हमारे तीरंदाजों की सीध में आएगा, हमारे तीरंदाज उन पर तीरंदाजी करते हुए उनकी अक्सरियत को छलनी करने की कोशिश करेंगे। तीरंदाजी करने के साथ साथ तीरंदाजों पर जो सालार मुकर्रर किया जाएगा, तीरंदाजी करते करते वो फिजाओं के अंदर जलते परों का तीर भी चलाएगा। वो तीर मंसूर मेरे और तुम्हारे लिए इशारा होगा और उस इशारे को पाते ही सामने की तरफ से तुम अपने लश्कर के साथ निकलना और गौर खान के लश्कर पर हमलावर हो जाना। चूंकि हमारे तीरंदाजों की वजह से गौर खान के बहुत से लश्करी छिद चुके होंगे, जख्मी होंगे, उनके अंदर एक अफरा तफरी का आलम होगा। ऐसी सूरत में वो उस समत बढ़ने की कोशिश करेंगे जिधर से तीर आ रहे होंगे, इसलिए कि वो पहले तीरंदाजों का खात्मा करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इतनी देर तक मंसूर सामने से तुम उन पर हमलावर हो जाना और उनकी अफरा तफरी से फायदा उठाते हुए उनका कत्लेआम शुरू कर देना। जहां तक मेरा ताल्लुक है, जो ही फिजा के अंदर जलते परों का तीर बुलंद होगा मैं भी अपने लश्कर के साथ निकलूंगा। मेरे ख्याल में उस वक्त तक तुम दुश्मन से टकरा चुके होगे और उसी वक्त या उससे थोड़ी देर बाद मैं भी दुश्मन पर उसकी पुष्ट की तरफ से हमलावर हो जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि इस 3 तरफा हमले से हम गौर खान के किसी लश्करी को बचकर भागने ना देंगे। उस मौके पर एक ख्याल रखना और अपने सारे लश्करियों और तीरंदाजों को भी समझा देना कि अव्वल कोशिश ये करनी है कि बेदू खान को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। अगर वो जंग में काम आता है तो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कोशिश करनी है। अगर ये कोशिश कामयाब ना हो तब भी कोई मुजायका नहीं। इतना कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, मेरे अजीज साथियों, अब मैं दूसरे कदम की तरफ आता हूँ जो गौर खान का भतीजा बेदू खान उठा सकता है। मुमकिन है दरियाए आमू को अबूर करने के बाद बेदू खान बाएं जानिब की उन बस्तियों का रुख ना करे जिनको वो पहले उजाड़ और बर्बाद कर चुका है। वो ये भी सोच सकता है कि उन बस्तियों में अब उसके लिए क्या दिलचस्पी रखी है, लिहाजा वो उन बस्तियों की बजाय दरिया के निचले हिस्से यानी दाएं पहलू का भी रुख कर सकता है। ऐसी सूरत में हमें अपने लाहे अमल को तब्दील करना होगा। यह भी मुमकिन है कि वो बिल्कुल सुबह सवेरे हमलावर ना हो, उस वक्त हमलावर हो जब फिजा के अंदर तारीकी हो। अगर वो ऐसा करता है तब भी तीरंदाज ही हमारी रहनुमाई करेंगे। दरियाए आमू का पुल चूंकि तीरंदाजों के करीब होगा और वह मुस्तैद होंगे, लिहाजा वो देख लेंगे कि बेदू खान बाएं जानिब का रुख करता है या दाएं का।
अगर बाएं का रुख करता है तो उससे पहले जो मैं मंसूबा बता चुका हूं उस पर अमल किया जाएगा। अगर वो दाएं जानिब रुख करता है तब भी तीर अंदाज फिजाओं के अंदर जलते परों का तीर चला देंगे। उसके बाद वो अपने मोर्चों से निकलकर कोहिस्तानी सिलसिले की घात में रहते हुए बेदू खान के लश्कर के मुतवाजी दाएं जानिब बढ़ना शुरू कर देंगे। और जब मैं सामने की तरफ से बेदू खान पर हमलावर होऊंगा तो पहलू की तरफ से तीरंदाज हमलावर हो जाएंगे। इतनी देर तक मंसूर तुम अपने हिस्से के लश्कर के साथ पुश्त की जानिब से नमूदार होकर बेदू खान के लश्कर पर हमलावर हो जाना। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका, कुछ देर तक गौर से मंसूर की तरफ देखता रहा, फिर बोल उठा, मंसूर मेरे भाई, क्या तुम मेरी इस तजवीज से इत्तेफाक करते हो? जवाब में मंसूर मुस्कुराया और कहने लगा, शहाबुद्दीन मेरे अजीज भाई, इत्तेफाक ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मंसूबे के तहत हर सूरत में हम बेदू खान को बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। मंसूर के बाद शहाबुद्दीन ने अपने दूसरे सालारों की तरफ देखा और उन्हें मुखातिब किया, मेरे अजीज भाइयों, तुम्हारा इस सिलसिले में क्या ख्याल और तासुर है? उस पर उन सालारों में से एक अपने साथियों की नुमाइंदगी करते हुए कहने लगा, अमीर, हमारा रद्द अमल वही है जो मंसूर का है। अपने सालारों के उस जवाब पर शहाबुद्दीन खुश हो गया था। उसके बाद लश्कर हरकत में आया। जहां लश्कर रुका था उससे पीछे बड़ी तेजी से मोर्चे बनाए गए। लश्कर के अंदर जो बेहतरीन तीर अंदाज थे उनको मोर्चों में बिठाकर उनके पास तीर रख दिए गए। बाकी लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम करके मंसूर दरिया के ऊपरी तरफ चला गया था, जबकि शहाबुद्दीन अपने हिस्से के लश्कर को लेकर जेरी जानिब का रुख कर रहा था।